Hello everyone, I welcome you all. Now in today's discussion, we shall be trying to address the revision of the chapter Capital Gains. Now this is a very important chapter of course in the practical life and also in the for the exam purposes. तो ये चैप्टर हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए. बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग चैप्टर होता है. एज सच मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसे जितना सिंप्लीफाइड और सिस्टमैटिक वे में कवर कर सकूं उतना उसे कवर करूं. नाउ ये चैप्टर कैपिटल गेन्स, इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 45 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एंड इट गोज अप टू सेक्शन 54 रादर 55A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. तो वैसे बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है. सेक्शन 45 से 55A देखने में सुनने में लगता है 10-12 सेक्शंस होंगे, बट इन रियलिटी 25-30 सेक्शंस है. 25-30 सेक्शन भी हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, पर जब हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं तो वी रियलाइज कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी टेक्निकल चीज़ें इस चैप्टर में दी गई हैं. एज सच वी नो द गोल्डन रूल दैट ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर टैक्सेबल एंड ऑल कैपिटल रिसिप्ट्स आर नॉट टैक्सेबल इन द इनकम टैक्स, because income tax is a tax on revenue income, but in this chapter we are talking about the exception to this general rule. इस चैप्टर में हम कई सारी ऐसी कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो टैक्सेबल होती है. रादर कई सारे की जगह मैं कहूँगा कि बेसिकली एक ही कैपिटल रिसिप्ट है जो इस चैप्टर में टैक्सेबल होती है, एंड दैट इज प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ द फिक्स्ड असेट्स. तो फिक्स्ड असेट्स को बेचकर जो भी प्रॉफिट होता है दैट प्रॉफिट इज टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स. अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में बेसिकली दो चीजें हैं. द चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 एंड द कंप्यूटेशन सेक्शन विच स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 48 ऑनवर्ड्स. तो 48 से लेकर कंप्यूटेशन के प्रोविजंस है. बेसिकली अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में इन माय अंडरस्टैंडिंग इस पूरे चैप्टर को हम 3 स्टेजेस में 3 पार्ट्स में हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शंस एंड हावेवर हैं. तो सबसे पहला पार्ट जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना चाहिए वो डील करता है विद द बेसिक प्रोविजंस जो हमें नॉर्मली अप्लाई होते हैं कैपिटल गेन्स में. मतलब नॉर्मल कोर्स में अगर किसी को कैपिटल गेन लगेगा तो उसे चार्जिंग सेक्शन कौन सा लगेगा, 45(1) लगेगा, कंप्यूटेशन सेक्शन कौन सा लगेगा, कंप्यूटेशन कैसे किया जाएगा, वो सब चीज़ें एक सेगमेंट है जो हमें पढ़ना चाहिए, जिसे मैं कहता हूँ प्रायोरिटी 1. प्रायोरिटी 1 विच इज़ बेसिकली डिस्कशन ऑफ द प्रोविजंस रिलेवेंट फॉर नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स, ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन्स. ये एक सेगमेंट है. इसको मैंने 11 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है. तो 11 सब पॉइंट्स अगर हम सिस्टमैटिकली पढ़ लेंगे तो ये पहला वाला सेगमेंट हमारा हो जाता है. फिर दूसरा सेगमेंट आता है दैट इज प्रायोरिटी 2. एग्जाम पर्पजेस के लिए, रियल लाइफ के लिए ये सेकंड प्रायोरिटी मार्क करता हूँ मैं. इस सेगमेंट में प्रायोरिटी 2 में कुछ ऐसे प्रोविजंस आते हैं जो कि बेसिकली कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट टू स्टॉक इन ट्रेड, जिसको मैं डीम्ड कैपिटल गेन्स के नाम से ज़्यादा पॉपुलर रहता है ये. तो इसमें प्रोविजंस आते हैं पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन या असेट ट्रांसफर टू अ फॉर्म या इंश्योरेंस क्लेम, इस तरह के प्रोविजंस आते हैं. और फिर तीसरा और आखिरी सेगमेंट आता है प्रायोरिटी 3 जो बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा संबंधित रहता है, लाइक अमालगमेशन, डीमर्जर एक्सेट्रा. तो उस तरह के प्रोविजंस रहते हैं विच इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रायोरिटी 3. अब प्रायोरिटी 1 दैट इज द बेसिक चैप्टर. ओरिजिनल चैप्टर मेरे ख्याल से प्रायोरिटी 1 ही है और उसी पर हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए. नाउ प्रायोरिटी 1 में जो 11 पॉइंट्स है उसको मैं सिस्टमैटिकली डिस्कस करता हूँ. प्रैक्टिकली कोई भी क्वेश्चन करते समय या एग्जाम में या कहीं पर भी या रियल लाइफ में अगर आप कोई भी आपके सामने इशू आता है कैपिटल गेन का, तो यही इश्यूज आपको सिस्टमैटिकली लाइन बाय लाइन एड्रेस करने चाहिए. उन 11 इश्यूज को मैंने यहाँ ऐसे मार्क कर दिया है. सबसे पहले आपको सोचना चाहिए वेदर देयर इज अ कैपिटल असेट. फिर आपको सोचना चाहिए इफ देयर इज अ कैपिटल असेट वेदर दैट कैपिटल असेट इज ट्रांसफर्ड. देन व्हाट यू विल क्लासिफाई द कैपिटल असेट वेदर इट इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म. कहीं ये सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट तो नहीं हो जाता है. सेक्शन 10 में भी कुछ एग्जम्पशंस हैं, तो उनमें तो कोई एग्जम्पशन नहीं है रिगार्डिंग दिस कैपिटल गेन्स. अगर नहीं है तो फिर कैपिटल गेन टैक्सेबल है. तो हमें देखना चाहिए ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी, कैपिटल गेन किस साल टैक्सेबल है. फिर आगे बात आती है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की, दैट इज इन अदर वर्ड्स द सेल कंसिडरेशन, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. ये 4 फिगर्स जो हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, expenses of transfer,
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये चारों मिलाकर कैपिटल गेन का फिगर आप अराइव कर सकते हैं इन चारों के बेसिस पे। इससे कैपिटल गेन आपका फिगर निकल जाएगा। फिर जो भी कैपिटल गेन आया उसमें से आप सेक्शन 54 to 54H के एग्जम्पशंस दे सकते हैं। दैट इज माय पॉइंट नंबर 10 हियर। एंड 11th पॉइंट इज द रेट ऑफ टैक्स ऑन द कैपिटल गेन्स। डेफिनेटली इन कैपिटल गेन्स बहुत सारे रेट ऑफ टैक्स हैं, जैसे लॉन्ग टर्म का अलग है, एसटीटी पेड का अलग है, तो वो एक अलग छोटा सा सेगमेंट हो जाता है। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट हियर, व्हाट इज अ कैपिटल एसेट? एट द फर्स्ट इंस्टेंस कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन 45(1) तभी अट्रैक्ट होगा व्हेन देयर इज अ कैपिटल असेट एंड दैट कैपिटल असेट इज ट्रांसफर्ड। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जो हमारा अंडरलाइंग असेट है क्या वो एक कैपिटल असेट है। कैपिटल असेट मीन्स property of any kind held by the assessee. This is the definition given in the act. There is a property. This property may be of any kind and this property is held by the assessee. तो प्रॉपर्टी दुनिया की तमाम चीजें होती है, ऐसा कुछ जिसमें हमारा राइट है वो प्रॉपर्टी है। ये मूवेबल हो सकती है, इमूवेबल हो सकती है, टैंजिबल इंटैंजिबल भी हो सकती है, ये फिक्स्ड एसेट हो सकती है, इवन स्टॉक इन ट्रेड भी हो सकती है। हालांकि स्टॉक इन ट्रेड बाद में एग्जम्पशन दिया है, एक्सेप्शन दिया है, बाकी बेसिकली प्रॉपर्टी में दुनिया की तमाम चीजें आ जाती है। जो भी चीज जिसमें हमारी ओनरशिप है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड विच इज हेल्ड बाय द एसएससी। एसएससी की ओनरशिप में वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। अगर वो प्रॉपर्टी एसएससी की ओनरशिप में है तब वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आएगी। तो मेरी ओनरशिप में दुनिया की तमाम चीजें जो भी है वो कैपिटल एसेट्स है। हाउएवर फॉलोइंग शैल नॉट बी रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट। So now here starts the exceptions. सबसे पहला एक्सेप्शन दिया गया है स्टॉक इन ट्रेड। A stock in trade is not regarded as a capital asset. In other words, stock in trade को ट्रांसफर करने पर कैपिटल गेन्स हेड अट्रैक्ट नहीं होगा। शायद ऑब्वियस सी बात है कि स्टॉक इन ट्रेड को ट्रांसफर करने पर या तो बिजनेस हेड अट्रैक्ट होगा, रादर बिजनेस हेड ही अट्रैक्ट होगा, राइट। तो स्टॉक इन ट्रेड को ट्रांसफर करने पर कैपिटल गेन नहीं अट्रैक्ट होगा, उस पर बिजनेस हेड अट्रैक्ट होगा। दूसरी चीज यहाँ पर एक और दिया है हावेवर का हावेवर। तो जनरली दुनिया की तमाम चीजें कैपिटल एसेट है, हावेवर स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है। हावेवर अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एफआईआईज शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं तो दैट इज नेवर रिगार्डेड एज स्टॉक इन ट्रेड। इन अदर वर्ड्स, एफआईआई जो शेयर्स में पैसा लगाते हैं उससे एफआईआई को हमेशा कैपिटल गेन इनकम होगी। अब ये तो हो गया पहला एक्सेप्शन, दुनिया की तमाम चीजें कैपिटल एसेट है, हावेवर स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है। बट एफआईआई जो सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं वो जरूर से कैपिटल एसेट है और उसमें स्टॉक इन ट्रेड का कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा। दूसरी चीज दी गई है पर्सनल इफेक्ट्स, दैट इज टू से अ मूवेबल प्रॉपर्टी, इट हैज टू बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी, इट मे बी अ वियरिंग अपीयरल, इट मे बी फर्नीचर, इट मे बी एनीथिंग, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी विच इज हेल्ड फॉर पर्सनल यूज ऑफ द असेसी और द मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड। तो मैंने मेरे पर्सनल यूज के लिए या मेरे परिवार के यूज के लिए जो भी असेट्स होल्ड कर रखे हैं वो सब पर्सनल इफेक्ट्स हैं। पर्सनल इफेक्ट्स को ट्रांसफर करने पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो मेरे पास कोई कार है विच इज यू कैन से अ पर्सनल इफेक्ट, या मेरे पास कोई फर्नीचर है घर में या एसी है, वो सब चीजों के ट्रांसफर करने पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी विच इज हेल्ड फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द एसेसी और द मेंबर ऑफ हाउस होल्ड इज अ पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, पर्सनल इफेक्ट पर इनकम टैक्स ही नहीं लगेगा। स्टॉक इन ट्रेड पर तो इनकम टैक्स लगेगा जैसे, पर पर्सनल इफेक्ट पर तो इनफैक्ट इनकम टैक्स ही नहीं लगेगा। पर्सनल इफेक्ट पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, राइट, इट इज अ कैपिटल रिसीट। हाउएवर फॉलोइंग शैल नॉट बी रिगार्डेड एज पर्सनल इफेक्ट्स। तो अब एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन आ जाता है, इनको पर्सनल इफेक्ट नहीं कहेंगे। और अगर हम इनको पर्सनल इफेक्ट नहीं कहेंगे मतलब इनके ट्रांसफर पर हमको कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है। ऑफ कोर्स इट शुड नॉट बी अ स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि अगर स्टॉक इन ट्रेड है तो बिजनेस हेड लगेगा। तो इन असेट्स के ट्रांसफर पर हमें कैपिटल गेन टैक्स लगेगा या लग सकता है, हम कह सकते हैं। ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल वर्क, दैट इज एनी आर्कियोलॉजिकल थिंग, ड्रॉइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट। तो यहाँ पर जो एक्सेप्शंस दिए उसको मैं ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। एक है ज्वेलरी। ज्वेलरी को ट्रांसफर करने पर हमको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ज्वेलरी के लिए हम ये नहीं कह सकते कि इट इज हेल्ड फॉर पर्सनल यूज ऑफ द असेसी।
दैट आर्ग्यूमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ज्वेलरी शब्द की भी डेफिनेशन लॉ में दी गई है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ वो डेफिनेशन दी गई है। जो भी मेटेलिक आइटम्स होते हैं, दैट इज गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, मेटेलिक आइटम्स में इफ दे आर वियरिंग अपीयरल तो फिर वो ज्वेलरी की डेफिनेशन में आएंगे। और अदर देन मेटेलिक आइटम्स, उनके केस में इफ दे आर वियरिंग अपीयरल, दैट इज स्टोन्स की हम बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं डायमंड की, रूबी की, पर्ल की, उनकी बात कर रहे हैं। स्टोन्स के केस में वेदर दे आर वियरिंग अपीयरल और वेदर दे आर नॉट वियरिंग अपीयरल, हर केस में दे वुड बी रिगार्डेड एज अ ज्वेलरी। इन एवरी केस दे वुड बी रिगार्डेड एज अ ज्वेलरी और उनको ट्रांसफर करने पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो सिंपली सेइंग, मेटेलिक आइटम्स तब ज्वेलरी हैं जब वो वियरिंग अपीयरल है, पर स्टोन्स तो ज्वेलरी हैं भले ही वो वियरिंग अपीयरल है या नहीं है। ज्वेलरी है तो कैपिटल गेन टैक्स, ज्वेलरी है तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, ज्वेलरी नहीं है तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद अगली चीज आती है ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट। बेसिकली हम बात कर रहे हैं आर्टिफैक्ट्स की, तो जो भी ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और वर्क ऑफ आर्ट वगैरह है उनके ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। यू कैन नॉट आर्ग्यू दैट दे आर पर्सनल इफेक्ट्स एंड उनके ऊपर टैक्स न लगाया जाए। तो दैट इज अनदर स्मॉल पॉइंट विच इज गिवन। तो कुल मिलाकर ये सेकेंड पॉइंट है, पर्सनल इफेक्ट्स पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, पर कुछ पर्सनल इफेक्ट्स पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। आई एम सॉरी, पर्सनल इफेक्ट पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, दे आर नॉट कैपिटल एसेट्स, उनके ऊपर रादर इनकम टैक्स ही नहीं लगेगा। पर कुछ ऐसे पर्सनल इफेक्ट्स हैं जिनके ऊपर इनफैक्ट कैपिटल गेन लगेगा, दैट इज ज्वेलरी एंड आर्टिफैक्ट्स। अब उसके बाद अगली चीज आती है तीसरा एक्सेप्शन जिस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, और तीसरा एक्सेप्शन है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। सो देयर इज अ लैंड विच इज इन इंडिया, इट इज एन एग्रीकल्चरल लैंड एंड इट इज इन रूरल एरिया। तो रूरल लैंड एग्जम्प्ट नहीं है, रूरल लैंड तभी एग्जम्प्ट है वो जब वो एग्रीकल्चरल है, गांव में खेती की जमीन को ट्रांसफर करने पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। तो अभी व्हाट इज एन एग्रीकल्चरल लैंड, व्हाट इज अ रूरल लैंड, उसकी भी डेफिनेशन लॉ में दी गई है। एंड रूरल लैंड बेसिकली इज डिपेंडेंट ऑन दीज पैरामीटर्स। लैंड एक ऐसे एरिया में है जहाँ की पॉपुलेशन, मतलब यहाँ की पॉपुलेशन या म्यूनिसिपैलिटी, यहाँ जो अंडरलाइंग म्यूनिसिपैलिटी है, इस म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन अगर 10,000 से कम है तो भले ये लैंड म्यूनिसिपैलिटी में भी हो तो भी वो रूरल एरिया है। अगर इस म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है पर 1 लाख से कम है तो उस म्यूनिसिपैलिटी में जो लैंड है वो तो अर्बन है ही, प्लस वहाँ से 2 किलोमीटर तक का जो लैंड है वो भी अर्बन है। तो जो भी अंडरलाइंग म्यूनिसिपैलिटी है वहाँ का लैंड प्लस 2 किलोमीटर तक का लैंड जो है वो अर्बन होगा, अगर म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है। अगर म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है तो जो म्यूनिसिपैलिटी में लैंड है वो तो अर्बन है ही, उसके अलावा 6 किलोमीटर तक का जो लैंड है वो भी अर्बन है। अगर म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है तो म्यूनिसिपैलिटी में जो लैंड है वो तो अर्बन है ही, उसके बियॉन्ड 8 किलोमीटर तक का जो लैंड है वो भी अर्बन हो जाएगा। ये पॉपुलेशन हमको देखनी है लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस के हिसाब से, जिसके फिगर्स फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर से पहले अनाउंस हो गए हैं। करंट फाइनेंशियल ईयर के पहले ये फिगर्स पब्लिश हो चुके हैं, वो पॉपुलेशन देखनी है। दूसरी चीज है कि हमको डिस्टेंस जो देखना है, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, वो हमको एरियली देखना है। तो दिस इज द टेस्ट विच इज देयर। अल्टीमेटली लैंड अगर अर्बन है तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, लैंड अगर रूरल है तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। एग्जम्पशन तभी मिलेगा व्हेन दी लैंड इज अ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। सो अगेन आई रिपीट द क्राइटेरिया, पॉपुलेशन 10,000 से कम है तो लैंड इज रूरल, पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख की रेंज में है तो म्यूनिसिपैलिटी प्लस 2 किलोमीटर इज अर्बन, उसके बियॉन्ड का लैंड रूरल है। पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख की रेंज में है तो म्यूनिसिपैलिटी प्लस 6 किलोमीटर तक अर्बन है, उसके बियॉन्ड का लैंड जो है रूरल है। और पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है तो म्यूनिसिपल लिमिट प्लस 8 किलोमीटर अर्बन है, उसके बियॉन्ड का जो लैंड है वो रूरल है। तो ये कुल मिला के प्रपोजिशन दिया गया है। अब रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया इज एग्जम्प्ट, दैट इज द नेक्स्ट ऑफ द थिंग्स। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इशूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जहां पर आप अपने गोल्ड को मोनेटाइज करा सकते हैं, बैंक में जमा कर सकते हैं। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंतर्गत जो भी डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं, मतलब जब आप गोल्ड देकर
बैंक से डिपॉजिट सर्टिफिकेट लेते हैं या डिपॉजिट सर्टिफिकेट सरेंडर करके बैंक से गोल्ड लेते हैं, तो उस समय देयर विल बी नो ट्रांसफर एंड नो कैपिटल गेन टैक्स वुड बी अट्रैक्टेड. The deposit certificates under the gold monetization scheme are not regarded as capital assets. In other words, अपना गोल्ड बैंक में जमा करके वापस लेना, उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा. यहाँ छोटी सी बात और है, आपको पता होगी कि उस पर जो ब्याज मिलेगा उस ब्याज पर भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा. वो भी एक छोटी सी बात है. तो ये अगला प्रपोजिशन आ जाता है. नाउ आई पुट इट वेरी सिंपली, दुनिया की तमाम चीजें कैपिटल असेट है. हाउएवर stock in trade is not a capital asset. However, personal effect is not a capital asset. However, rural agricultural land in India is not a capital asset. And however, gold deposits under the gold monetization scheme is not a capital asset. तो ये पहला पॉइंट हो गया, दुनिया की तमाम चीजें कैपिटल असेट है. अब दूसरी चीज आती है, कैपिटल असेट तो है, कैपिटल असेट पर कैपिटल गेन टैक्स तभी लगेगा when the capital asset is transferred. The definition of transfer is given in section 247. As per section 247, transfer includes, so the definition is inclusive, and they have said transfer includes sale of an asset, exchange of an asset, compulsory acquisition of the asset, conversion of capital asset into stock in trade, relinquishment or extinguishment of the asset, transaction under section 53A of the Transfer of Property Act 1882, any transaction जहां पर हम सोसाइटी की मेंबरशिप लेते हैं और सोसाइटी की मेंबरशिप के कारण हमको इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई राइट मिल जाता है. सो बिकॉज ऑफ गेटिंग द शेयर्स इन अ सोसाइटी यू गेट अ राइट ऑफ पोजेशन, राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी. दैट इज द नेक्स्ट थिंग. दिस इज ऑल्सो ट्रांसफर. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द मैच्योरिटी और द रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स. तो ट्रांसफर की डेफिनेशन में ये 9 पॉइंट्स दिए हैं: सेल, एक्सचेंज, रिलिंग्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट अंडर कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सोसाइटी में मेंबरशिप के कारण आपको इंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी अलॉट हो गया, एंड रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स. ये सब चीजें कैपिटल असेट का ट्रांसफर माना जाएगा. तो ये सारी चीजें ट्रांसफर की डेफिनेशन में आती हैं. और ट्रांसफर है मतलब कैपिटल गेन टैक्स लगेगा. एक तो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें हैं. एक तो ये है कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पर भी कैपिटल गेन लगेगा, या रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल जो होता है अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल पर भी कैपिटल गेन टैक्स लगेगा. एंड बिकॉज दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर. उसके अलावा ट्रांसफर ऑफ अ लीज होल्ड इंटरेस्ट. मेरा एक किसी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, 100 साल 50 साल की लीज है, उसमें मैंने अपना लीज होल्ड राइट ट्रांसफर कर दिया, उस पर भी कैपिटल गेन टैक्स लगेगा. और एक करेंसी देके दूसरी करेंसी लेना, करेंसी एक्सचेंज करना, वो भी एक ट्रांसफर है. करेंसी इज ऑल्सो अ कैपिटल असेट. तो करेंसी देकर करेंसी लेना वो भी एक ट्रांसफर है, उस पर भी कैपिटल गेन टैक्स लगेगा. अब ट्रांसफर तो बेसिकली मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो ऐसा कुछ भी कर देना जिससे असेट की ओनरशिप किसी और को चली जाती है, वो ट्रांसफर है. इन शॉर्ट, ऐसा कुछ भी कर देना जिससे असेट की ओनरशिप किसी और को चली जाती है, दैट इज अ ट्रांसफर अंडर द कैपिटल गेन्स प्रोविजन. बट कुछ ट्रांसफर्स एग्जम्प्ट हैं, उनके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा. तो वो जो ट्रांसफर्स एग्जम्प्ट हैं उसको हम प्रायोरिटी 2 और 3 में पढ़ेंगे, फिलहाल उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं. अब कैपिटल गेन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. इफ देयर इज अ कैपिटल असेट, इफ द कैपिटल असेट इज ट्रांसफर्ड, तो आपको बेसिकली कैपिटल गेन चैप्टर तो ट्रिगर हो गया. कैपिटल गेन में आपको ये देखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है. तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का बेसिक क्राइटेरिया दिया है लॉ में. सेक्शन 242A डिफाइंस द टर्म व्हाट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट. तो ये शॉर्ट टर्म है, ये शॉर्ट टर्म असेट है, तो इसके अलावा जो है वो लॉन्ग टर्म है. एज पर सेक्शन 242A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, कैपिटल असेट विच इज हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 36 months immediately preceding the date of transfer, it is regarded as a short term capital assets. In simple words, अगर मेरी ओनरशिप, अगर मेरा होल्डिंग पीरियड 36 महीने से ज्यादा नहीं है, 36 महीने मतलब 3 साल हो गए, अगर मेरा असेट का होल्डिंग पीरियड 36 महीने से ज्यादा नहीं है तो कैपिटल गेन इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. तो जनरल रूल है 36 महीने. 36 महीने से कम होल्ड किया तो शॉर्ट टर्म, 36 महीने से ज्यादा होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म.
एग्जैक्टली 36 महीने होल्ड किया तो भी शॉर्ट टर्म। ध्यान रखना, एग्जैक्टली 36 महीने होल्ड किया तो भी शॉर्ट टर्म। अब जनरल क्राइटेरिया है 36 महीने, पर लुकिंग टू वोलेटिलिटी, कई बार क्या होता है कि भाव बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, तो लुकिंग टू वोलेटिलिटी कुछ केसेस में उन्होंने अलग क्राइटेरिया दिया है, 36 की जगह जैसे कुछ केसेस में 12 महीने दिए। इन केसेस में वी विल सी कि कब कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, उसका क्राइटेरिया जो है यहाँ पर अलग से दिया है, आप देख सकते हैं। नाउ 12 मंथ्स का क्राइटेरिया आप देखिए किन केसेस में है। एक है लिस्टेड सिक्योरिटीज, एनी सिक्योरिटी विच इज लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। दूसरा दिया है यूनिट्स ऑफ यूटीआई। तीसरा है यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। और चौथा दिया है जीरो कूपन बॉन्ड। इनके केस में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का क्राइटेरिया 12 महीने है, मतलब 12 महीने से ज़्यादा होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म, वो 12 से ज़्यादा होल्ड नहीं किया है तो शॉर्ट टर्म। फिर बात आती है 24 महीने के क्राइटेरिया की। तो अनलिस्टेड शेयर्स के केस में 24 महीने का क्राइटेरिया, दैट इज शेयर्स ऑफ अ कंपनी विच आर नॉट लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, इन अदर वर्ड्स दे आर अनलिस्टेड शेयर्स। तो अनलिस्टेड शेयर्स के केस में 24 महीने का क्राइटेरिया है। और दूसरी बात आती है इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड बिल्डिंग में भी 24 महीने का क्राइटेरिया है। तो इस बेसिस पे आप असेस कर लीजिए कि कब कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है, कब शॉर्ट टर्म है। अगर होल्डिंग पीरियड 36 महीने से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म है, अदरवाइज शॉर्ट टर्म है। लिस्टेड सिक्योरिटीज, जीरो कूपन बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड की इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, इनके केस में क्राइटेरिया रहेगा 12 महीने। और अनलिस्टेड शेयर्स और लैंड एंड बिल्डिंग के केस में क्राइटेरिया रहेगा 24 महीने। तो ये अपना क्राइटेरिया है 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने का। इसके बेसिस पे हम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म निकाल लेंगे। अब अगली चीज आती है दैट इज एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10, राइट। सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज अ कैपिटल असेट, फिर हमने देखा कैपिटल असेट शुड बी ट्रांसफर्ड, फिर हमने देखा कि कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। अब हम बात करेंगे सेक्शन 10 के एग्जम्पशंस की। प्रैक्टिकल लाइफ में सेक्शन 10 के ये जो दो तीन एग्जम्पशंस दिए हैं ये इतने काम के नहीं हैं, क्योंकि ये अपनी वैल्यू लूज कर चुके हैं या कोई एरिया स्पेसिफिक है। हम बात करते हैं। एक है सेक्शन 1037। एज पर सेक्शन 1037 द एग्जम्पशन इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल HUF। इंडिविजुअल HUF अगर उनका अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का कंपलसरी एक्विजिशन होता है तो जो भी कंपनसेशन, एनहांस्ड कंपनसेशन मिलेगा वो एग्जम्प्ट है। बट देयर आर वेरी प्रोमिनेंट कंडीशंस फॉर क्लेमिंग दिस एग्जम्पशन। नंबर 1, द assessee should be individual HUF. Number 2, the land should be urban agricultural land. Number 3, it should have been used by the assessee or his parents for 2 years, minimum 2 years before the date of transfer. Number 4th is the land is compulsorily acquired, and if all the conditions are satisfied, then whatever compensation is received, that would be exempt. हालांकि इस compensation से बहुत बड़ा एग्जम्पशन, इस एग्जम्पशन से बहुत बड़ा एग्जम्पशन ऑलरेडी आ जाता है राइट टू फेयर कंपनसेशन, ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के अंतर्गत। एज पर दिस एक्ट, राइट टू फेयर कंपनसेशन, ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, एज पर सेक्शन 96 ऑफ दिस एक्ट, notwithstanding anything contained in any law, notwithstanding the Income Tax Act, the compulsory acquisition of any land is exempt. It may be rural, it may be urban, it may be agriculture, it may be non-agriculture. Any land which is acquired under this act would be exempt. तो ये बहुत बड़ा exemption है। इसके बाद 1037 की कोई वैल्यू बचती नहीं है, मतलब सारे exemption हो गया ना अभी तो। Any land acquisition is exempt. अब अगला एग्जम्पशन आता है 1037A। इसके अंतर्गत जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना का बंटवारा हुआ है, उस बंटवारे के अंतर्गत जो नया आंध्र प्रदेश राज्य बना और उसकी नई कैपिटल सिटी जो बनेगी अमरावती, उस अमरावती के डेवलपमेंट के लिए कई सारे एक्विजिशंस और पूरी सिटी का रीप्लानिंग हो रहा है। उस रीप्लानिंग के अंतर्गत जो भी लैंड एक्विजिशंस होंगी और उसके बाद उसके अंतर्गत जो लैंड पूलिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उस पूलिंग सर्टिफिकेट के अंतर्गत जो नया असेट दिया जाएगा, उन सब का ट्रांसफर एग्जम्प्ट किया गया है। मतलब मेरा लैंड एक्वायर हुआ अंडर द लैंड पूलिंग स्कीम, वो भी एग्जम्प्ट है। मुझे सर्टिफिकेट दिया गया, वो सर्टिफिकेट मैंने किसी और को बेच दिया। एक सर्टिफिकेट दिया कि आपको रीडेवलप्ड प्रॉपर्टी में ये प्रॉपर्टी दी जाएगी,
तो वो मैंने सर्टिफिकेट भेज दिया, या फिर रीडेवलप्ड प्रॉपर्टी जो मिली उसको मैंने 2 साल के अंदर भेज दिया, मिलने से 2 साल के अंदर उसको भेज दिया। ये सब एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 1037A, बट दैट इज वेरी स्पेसिफिक टू आंध्र प्रदेश अमरावती। तो इन जनरल नहीं है, ये अमरावती के रीडेवलपमेंट से संबंधित ये प्रोविजन है। तो ये 2 एग्जम्पशंस हैं 1037, 1037A। एक और एग्जम्पशन है 1038, जिसके अंतर्गत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड अप टू ₹1 lakhs इन अ ईयर हैज बीन मेड एग्जम्प्ट। साल का 1 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड एग्जम्प्ट किया है सभी असेसीज के केस में। उसकी बात हम आगे करते हैं जब रेट ऑफ टैक्स की बात करते हैं। अब अगली चीज आती है कंप्यूटेशन मेथोडोलॉजी, हाउ टू कंप्यूट द कैपिटल गेन। नाउ कंप्यूटेशन के लिए बेसिकली 4 फिगर्स होते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर, उससे आता है नेट कंसिडरेशन, नेट कंसिडरेशन में से माइनस होती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और फिर माइनस होती है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और ये सब करके फाइनली जो फिगर निकलता है वो कहलाता है कैपिटल गेन। सो दिस इज द मेथोडोलॉजी ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ द कैपिटल गेन्स। अब एक एक फिगर की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला फिगर आता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। हाउ टू कैलकुलेट द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। वर्ड थोड़ा टिपिकल है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, रियल प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम उसे कहें तो सिंपल नाम होता है सेल कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इन अदर वर्ड्स सेल कंसिडरेशन। इस सेल कंसिडरेशन में से 3 फिगर माइनस किए जाएंगे, एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब सेल कंसिडरेशन, क्योंकि इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन रियल इनकम, इसलिए जनरल प्रिंसिपल ये होता है दैट द सेल कंसिडरेशन इज द एक्चुअल कंसिडरेशन। जितने में असेट बेचा गया, एक्चुअल कंसिडरेशन इज द सेल कंसिडरेशन, द सेल प्राइस इज द एक्चुअल कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन। हमें मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमें और कोई वैल्यू से मतलब नहीं है, हमारा सिंपल रूल है जितने में असेट बेचा बस वही सेल कंसिडरेशन है। अगर कंसिडरेशन काइंड में है, मतलब हमने एक्सचेंज किया, असेट देके असेट लिया है, तो वहां तो कंसिडरेशन का वैल्यूएशन कैसे होगा, तो उसका रूल दिया उन्होंने कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड। मैंने एक लैंड दिया, बदले में मुझे एक मकान मिल गया, तो मेरे को जो मकान मिला उसकी मार्केट वैल्यू इज दी सेल कंसिडरेशन। अगर फिर आता है सेक्शन 50D, ये भी एक जनरल प्रिंसिपल है कि अगर ऐसा कोई सर्कमस्टेंस होता है कि सेल कंसिडरेशन डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, एनी सर्कमस्टेंस वेयर दी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस जहां असेसी शायद ये आर्ग्यू करना चाहें कि सर यहाँ तो कैपिटल सेल कंसिडरेशन निकल ही नहीं सकता। अगर असेसी ऐसा आर्ग्यू करना चाहता है that the sale consideration cannot be determined, then the market value of the asset is regarded as the sale consideration. उसके बाद अगली चीज आती है सेक्शन 50C। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। एज पर सेक्शन 50C, if the underlying asset is a land or building or both, land or building immovable property, उनके केस में actual consideration or the stamp value, that is popularly called as the guideline value, actual consideration or guideline value, whichever is higher will be treated as the sale consideration. सिंपल भाषा में गाइडलाइन वैल्यू पर चीजों को रोक दिया गया है। गाइडलाइन वैल्यू से कम में बेचोगे तो मिनिमम गाइडलाइन वैल्यू आपका सेल कंसिडरेशन रहेगा, उस पर आपको टैक्स लगेगा। दैट इज सेक्शन 50C। 50C के बारे में 4-5 बातें और हैं, मैं बताता हूँ। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगला एक छोटा सा और सेक्शन है 50CA। एज पर सेक्शन 50CA, in the case of unquoted shares, that is unlisted shares in simple terms, जिसके शेयर्स का प्राइस स्टॉक एक्सचेंज में कोटेड नहीं होता है, अनलिस्टेड शेयर्स के केस में द सेल कंसिडरेशन इज द एक्चुअल कंसिडरेशन और द मार्केट वैल्यू whichever is higher। तो एक्चुअल कंसिडरेशन और मार्केट वैल्यू whichever is higher will be the sale consideration in the case of unlisted shares। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सेक्शन 50C, एंड ऑफ कोर्स 50CA इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लैंड और बिल्डिंग के सौदे बहुत होते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए 50C की बात करते हैं। कुछ स्पेशल पॉइंट्स है। अब 50C ये कहता है इन द केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी द गाइडलाइन वैल्यू और द एक्चुअल कंसिडरेशन whichever is higher is the sale consideration। तो एक स्टैंडर्ड फिगर आ गया गाइडलाइन वैल्यू। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर अगर सेलर है और उसका कहना है कि गाइडलाइन वैल्यू ज़्यादा है, मेरी प्रॉपर्टी रियल में इतने में नहीं बिकी, वो गाइडलाइन वैल्यू को चैलेंज करना चाहता है। क्या सेलर गाइडलाइन वैल्यू को चैलेंज कर सकता है? द आंसर इज यस। 50C गिव्स एन ऑप्शन, यू कैन चैलेंज द स्टैम्प वैल्यू बिफोर द स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी। कलेक्टर, सब रजिस्ट्रार जहां पे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है, वहां पर आप गाइडलाइन वैल्यू को चैलेंज कर सकते हैं। सो यू कैन डू चैलेंज द गाइडलाइन वैल्यू बिफोर द
कलेक्टर। अगर आप गाइडलाइन वैल्यू को चैलेंज करते हैं बिफोर द कलेक्टर, रजिस्ट्री कराने जाते हैं बेसिकली, तब आप चैलेंज करेंगे, तो वहां जो भी वैल्यू अडॉप्ट की जाएगी वो इनकम टैक्स में अडॉप्ट कर ली जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि हो सकता है हमने गाइडलाइन वैल्यू को वहां पर नहीं चैलेंज किया, पर हम उस गाइडलाइन वैल्यू को इनकम टैक्स में चैलेंज करना चाहते हैं बिफोर द एओ। सो कैन वी चैलेंज द गाइडलाइन वैल्यू बिफोर द एओ? उसका जवाब ये है यस, यू कैन चैलेंज द गाइडलाइन वैल्यू बिफोर द एओ। आप अगर एओ के सामने गाइडलाइन वैल्यू चैलेंज करते हैं तो एओ एक एक्सपर्ट की मदद लेंगे, वैल्यूएशन ऑफिसर की, और वैल्यूएशन ऑफिसर की मदद से प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे, और वो फेयर मार्केट वैल्यू जो भी निकलेगी वो वैल्यू इनकम टैक्स में अडॉप्ट कर ली जाएगी। अगेन फेयर मार्केट वैल्यू ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी मोर देन द गाइडलाइन वैल्यू, ये एक रिस्ट्रिक्शन है। तो फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो वैल्यूएशन ऑफिसर निकालेंगे, और मान लो उन्होंने गाइडलाइन वैल्यू से भी ज़्यादा फेयर मार्केट वैल्यू निकाल दी, तो ऐसी परिस्थिति में मैक्सिमम टैक्स जो लगेगा वो गाइडलाइन वैल्यू पर लगेगा, मार्केट वैल्यू पे नहीं लगेगा। इन अदर वर्ड्स गाइडलाइन वैल्यू का टॉप वो मतलब मैक्सिमम फिगर है, उससे ज़्यादा पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। और अगर आपने प्रॉपर्टी कम में बेची है या हम कहें कि मार्केट वैल्यू कम है प्रॉपर्टी की, तो ऐसी परिस्थिति में फिर मार्केट वैल्यू पे आपको टैक्स लगेगा, बट यू हैव टू चैलेंज द गाइडलाइन वैल्यू इन दैट केस। अब एक चीज़ और दी हुई है कि अगर हमने प्रॉपर्टी बेची, प्रॉपर्टी बेचने का सौदा वगैरह कर लिया, पोजीशन भी दे दिया, सब कुछ हो गया, सिर्फ 53A का ट्रांसफर हो गया, 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, पर रजिस्ट्री नहीं हुई। अगर रजिस्ट्री नहीं हुई है तो भी क्या 50C लगेगा? तो उसका आंसर है यस, इवन इफ द रजिस्ट्री हैज नॉट बीन डन तो भी 50C लगेगा। उसके लिए एक वर्ड यूज किया है 50C में, असेसेबल। तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया असेस्ड और फिर लिखा है असेसेबल। सो इफ द वैल्यू इज असेस्ड मतलब रजिस्ट्री हो चुकी है, या फिर वैल्यू हैज बीन असेसेबल, उसकी रजिस्ट्री नहीं भी हुई है, तो भी 50C का प्रोविजन लगेगा। अगली चीज यहाँ पर एक दी हुई है, और वो है कि अगर हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किसी और साल में की पर रजिस्ट्री किसी और साल में हुई है, ऐसा हो जाता है कि मैंने सौदा आज कर लिया, ट्रांसफर आज कर लिया, पर रजिस्ट्री 2-4 साल बाद हुई, तो गाइडलाइन वैल्यू किस साल की लेंगे? जब सौदा हुआ तब की गाइडलाइन लेंगे, या जब रजिस्ट्री हुई तब की गाइडलाइन लेंगे? उसका स्टैंडर्ड रूल यहाँ पर दिया गया है कि वैसे तो गाइडलाइन वैल्यू लेंगे ऑफ द ईयर ऑफ एग्रीमेंट, ऑफ द डेट ऑफ एग्रीमेंट, पर अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट के समय ट्रांजेक्शन इज नॉट बाय अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम एक्सेट्रा, तो फिर हम गाइडलाइन वैल्यू लेंगे ऑफ द रजिस्ट्री। अगर आपने सौदा आज कर लिया और सौदा करते समय सारा ट्रांजेक्शन कैश में कर लिया, तो क्या प्रूफ है कि सौदा किया? ठीक है, तो उनका ये कहना है कि अगर सौदा करते समय जरा सा भी कंसिडरेशन, 1 रुपए का भी कंसिडरेशन अगर अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, ECS वगैरह से नहीं है, मतलब 100% कंसिडरेशन कैश में है, तो ऐसी परिस्थिति में गाइडलाइन वैल्यू रजिस्ट्री की लेंगे। अदरवाइज एज अ जनरल रूल गाइडलाइन वैल्यू लेंगे हम ऑफ द डेट ऑफ एग्रीमेंट। फिर एक अगली चीज और है कि सेलर को 50C के अंतर्गत टैक्स लगता है। आपको बायर का लॉ पता होगा, बायर जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है गाइडलाइन वैल्यू से कम में खरीदता है, तो उसको सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 में गिफ्ट टैक्स वाले प्रोविजंस ट्रिगर होंगे। अदर सोर्सेज के रिवीजन में हम उसकी बात करेंगे। फिर एक 5% तक का वेरिएशन का एक्सेप्टेंस उन्होंने दिया है कि अगर एक्चुअल कंसिडरेशन और गाइडलाइन वैल्यू में जो डिफरेंस है वो 5% तक का है, तो टॉलरेंस लिमिट में है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 5%, ठीक है, मैं पढ़ देता हूं। वेयर द स्टैंप वैल्यू और गाइडलाइन वैल्यू डज नॉट एक्सीड द कंसिडरेशन रिसीव्ड और अक्रूइंग बाय 5% ऑफ सच कंसिडरेशन। 5% किसका लेना है? गाइडलाइन वैल्यू का नहीं लेना है, 5% कंसिडरेशन का लेना है। सो वेयर द डिफरेंस डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द कंसिडरेशन, देन इन सच ए केस 50C में कोई एडिशन नहीं किया जाएगा। छोटा मोटा गाइडलाइन वैल्यू और कंसिडरेशन में अंतर हो सकता है, सौदा करने बैठो तो छोटा मोटा अंतर है तो उसको इग्नोर किया जाएगा। आपको ये एक चार्ट दिया है, हालांकि इस चार्ट की बात हम अदर सोर्सेज के साथ ही करेंगे। बाकी बेसिक प्रिंसिपल ये है कि सेलर अगर कैपिटल एसेट के रूप में बेचता है प्रॉपर्टी तो 50C लगेगा, अगर स्टॉक इन ट्रेड के रूप में बेचता है तो 43CA लगेगा, और बायर के ऊपर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 लगेगा, बायर अगर सस्ते में प्रॉपर्टी खरीदता है तो। इसी प्रकार से जहाँ तक अनलिस्टेड शेयर्स की बात आती है, अनलिस्टेड शेयर्स में सेलर पर सेक्शन 50CA लगेगा और बायर पर सेक्शन 56(2) लगेगा। अगर सेलर सस्ते में अनकोटेड शेयर्स बेचता है तो सेलर पे 50CA लगेगा, बायर सस्ते में अनकोटेड शेयर्स खरीदता है तो उस पर 56 सबसेक्शन 2 लगेगा। तो ये अगला प्रोविजन हो गया, दैट इज व्हाट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। नाउ द नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट्स
is dealing with the expenses of transfer. This is a very small point. जब हम असेट को बेचते हैं तो उसको बेचने पे जो भी खर्चे होते हैं हमारे एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ट्रांसफ़र की डेफिनेशन में आते हैं और उनका हमको डिडक्शन यहाँ पर मिलता है। जो भी जैसे ब्रोकरेज है या स्टैम्प ड्यूटी है, जो भी खर्चे हमको बेचते समय हुए उन सब का डिडक्शन हमको इस क्लॉज में मिल जाएगा। अगला पॉइंट आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का बेसिक रूल तो बहुत ही सिंपल है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द असेट। तो एसएससी ने असेट जितने में भी खरीदा है वो बेसिकली एसएससी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, पर कुछ एडजस्टमेंट्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में करने की बात आती है। एंड अच्छा, एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि एसएससी ने असेट जितने में खरीदने पे उसको जो भी स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के खर्चे हुए वो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का हिस्सा है। कई बार एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में ऐसा आता है कि एसएससी ने मकान खरीदा 20 लाख में, खरीदते समय स्टैम्प ड्यूटी हुई 2 लाख रुपए, तो स्टैम्प ड्यूटी इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बेचते समय अगर स्टैम्प ड्यूटी लगी है कुछ या रजिस्ट्रेशन का खर्चा लगा है तो वो एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ट्रांसफर है, उस कैटेगरी में आएगा, है ना। दोनों का अंतर समझना। अब एक ही छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है, ट्रीटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। बहुत ही छोटा सा पॉइंट ये है कि जो भी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स हम पे करते हैं उस सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का हमको इनफैक्ट डिडक्शन मिलता है। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल विच इज देयर। तो नाउ व्हाट आई विल क्लेरिफाई रादर इज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो भी हम पे करते हैं उसका हमको कैपिटल गेन हेड में डिडक्शन नहीं मिलेगा। अदरवाइज तो डिडक्शन मिल जाता, पर कैपिटल गेन में ये रिस्ट्रिक्शन है कि जो भी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है वो हमको अलाउेबल नहीं है। खरीदते समय जो हमको सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगा है वो भी हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड नहीं होगा, और बेचते समय जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगा है वो सेल कंसिडरेशन में से माइनस नहीं किया जाएगा। तो एक छोटा सा पॉइंट है, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, ना तो खरीदते समय ना बेचते समय। एंड ऐसा क्यों होता है आपको रीजन पता ही है, क्योंकि कैपिटल गेन इन द केस ऑफ एसटीटी पेड कैपिटल गेन्स उस पर कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स होते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में। तो उसको ध्यान रखते हुए उन्होंने ये प्रोपोजिशन दिया है कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का हमको अलग से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट विच कम्स आउट इज टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस मनी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एडवांस मनी फोरफीटेड, मतलब एसएससी ने असेट को बेचने का सौदा किया था कभी इन द मीन टाइम, और लेटर ऑन वो सौदा कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ द बायर। तो एसएससी ने असेट बेचने का सौदा किया, बाद में सौदा कैंसिल हो गया। ऐसी परिस्थिति में जो एडवांस मनी फोरफीचर है वो एडवांस मनी फोरफीचर एसएससी को पहले ऐसा होता था 31 मार्च 2014 तक लॉ ये था कि एडवांस मनी फोरफीटेड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस किया जाएगा। तो एसएससी जब भी उस असेट को बेचेगा जो भी एडवांस मनी फोरफीटेड हुआ था पहले वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस हो जाएगा। बाद में लॉ अमेंड हो गया और बाद में लॉ ये हो गया 31 मार्च 2014 के बाद कि 31 मार्च 2014 के बाद अब जो एडवांस मनी रिसीव होगा, अगर एडवांस मनी रिसीव का फोरफीचर होता है तो इन द ईयर ऑफ फोरफीचर उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के रूप में टैक्स किया जाएगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड डिस्टिंग्विश दिस टू थिंग्स। एडवांस मनी फोरफीचर 2014 के पहले जो हुआ है उसका ट्रीटमेंट ये है कि वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस होगा जब भी असेट बिकेगा, और एडवांस मनी फोरफीचर 2014 के बाद हुआ है तो जिस भी साल फोरफीचर हुआ है इसे उस साल की इनकम मान लिया जाएगा। तो ये बिल्कुल क्लियर कट प्रोविजन है। यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातें हैं। एडवांस मनी फोरफीचर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस होगा, ऑफकोर्स 2014 के पहले के लॉ की बात कर रहे हैं। रिलेवेंस आज भी है क्योंकि आज भी ऐसे सिचुएशन आ सकती है कि असेट 2014 के बाद बेचा पर फोरफीचर पहले हो चुका था कुछ, तो वो आज भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस होगा। एडवांस मनी फोरफीचर को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस करने के बाद इंडेक्सेशन करते हैं, ये एक रूल है। दूसरा ये है एडवांस मनी अगर एसएससी को मिला है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस होगा। प्रीवियस ओनर को अगर एडवांस मनी मिला है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस नहीं होगा। तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? कुछ नहीं होगा, वो कैपिटल रिसिप्ट है, टैक्सेबल नहीं है। फिर अगली चीज है एडवांस मनी फोरफीचर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस होगा, पर अगर असेट 2001 से पहले खरीदा है एंड कॉस्ट इज रिप्लेस्ड बाय द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001 तो एडवांस मनी फोरफीचर
2001 की फेयर मार्केट वैल्यू में से भी माइनस किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स, एडवांस मनी फॉरफिटेड, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001 या डेप्रिशिएबल एसेट के केस में WDV में से माइनस किया जाएगा। सो दैट इज अनदर थिंग। एडवांस मनी 2014 के बाद जो मिलता है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, और कई बार ऐसा हो सकता है कि एडवांस मनी फॉरफीचर का जो अमाउंट है वो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से भी ज़्यादा है। तो अगर एडवांस मनी फॉरफीचर का अमाउंट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से भी ज़्यादा है तो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल हो जाएगी, और उसका हमको मतलब अब निल कॉस्ट रहेगी, उस हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये एडवांस मनी फॉरफीचर का एक फुल फ्लेजेड कंसेप्ट है। उसके बाद अगली चीज आती है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि इन द केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, असेसी हैज अ चॉइस। असेसी चाहे तो अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स कर सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में असेसी अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स कर सकता है। इंडेक्सेशन के लिए डेफिनेटली वी आर अवेयर ऑफ द फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ फर्स्ट एक्विजिशन बाय द असेसी। इस फॉर्मूला के हिसाब से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाली जाती है, और जो भी इंडेक्स कॉस्ट आती है वो हमारे कैपिटल गेन में माइनस होती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर प्रीवियस ओनर से असेसी को असेट मिली है, से अंडर गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस और एन एग्जम्प्टेड ट्रांसफर अंडर सेक्शन 47, तो अगर प्रीवियस ओनर से असेसी को असेट मिली है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो प्रीवियस ओनर की ली जाएगी, क्या इंडेक्सेशन भी प्रीवियस ओनर के समय से किया जाएगा। नाउ एज पर दिस जजमेंट ऑफ मंजुला जे शाह, बॉम्बे हाई कोर्ट, इट हैज बीन सेटल्ड दैट अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर की ली गई है तो इंडेक्सेशन भी उसी के समय से किया जाएगा। दैट इज द प्रिंसिपल जो हमें याद रखना है। कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जिसमें ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है। हमें ये केस लॉ कोट करना है एज पर दिस जजमेंट ऑफ मंजुला शाह। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्योंकि प्रीवियस ओनर की ली गई है, इसलिए इंडेक्सेशन भी प्रीवियस ओनर के समय से किया जाएगा। अगली चीज आती है इफ द असेट इज एक्वायर्ड प्रायर टू 2001। अगर असेट 2001 के पहले एक्वायर किया गया है तो हम लोग क्या करते हैं कि कॉस्ट इज रिप्लेस्ड बाय द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001। डेफिनेटली उसमें इंडेक्सेशन नहीं करते हैं, हम लोग कॉस्ट को फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001 से रिप्लेस कर देते हैं। अगेन दिस प्रिंसिपल वी आर अवेयर ऑफ। होपफुली आपने ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे जहां पर असेट असेसी या प्रीवियस ओनर ने 2001 से पहले खरीदा था, और अब असेसी को वो असेट जो है उसमें 2001 तक आप उसकी वैल्यू निकालने के लिए 2001 में क्या करते हो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को मार्केट वैल्यू ऑफ 2001 से रिप्लेस कर देते हो, तो 2001 तक की वैल्यू आ जाती है। और फिर 2001 से बाद में इंडेक्सेशन के लिए आप उसको 100 का डिनोमिनेटर लेकर इंडेक्सेशन करते हो। तो दिस इज समथिंग विच इज नॉट वेरी टिपिकल, आपने क्वेश्चंस में जरूर से किया होगा, याद रखने की बात है। अगली बात है, वैसे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, हाउएवर कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हैं जिसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, जैसे बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, पर कुछ कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। दूसरी बात आती है शेयर्स और डिबेंचर्स एक्वायर्ड बाय नॉन रेसिडेंट इन फॉरेन करेंसी। तो नॉन रेसिडेंट ने जो फॉरेन करेंसी में शेयर्स खरीदे, जो कि बेसिकली फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 48 में कवर होता है। इंटर में देखिए वो प्रोविजन हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा एलोबरेट नहीं करता हूँ। उसको पॉपुलरली कहा जाता है करेंसी कन्वर्जन प्रोविजन। तो एज पर द करेंसी कन्वर्जन प्रोविजन, शेयर्स और डिबेंचर्स के केस में, इन द केस ऑफ नॉन रेसिडेंट, अगर उन्होंने फॉरेन करेंसी में ये खरीदे हैं, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, भले ही कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म हो। डेप्रीशिएबल असेट, अगर असेट डेप्रीशिएबल है अंडर सेक्शन 50, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्लम सेल के केस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कुछ केसेस जहां स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स अट्रैक्ट होते हैं, जैसे 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड। उसके अलावा ये नॉन रेसिडेंट रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग कैपिटल गेन है, 115AB, AC, ACA, ये सब आपने इंटर में नहीं पढ़े हैं, पर हाँ ये सब केसेस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये बात याद रखने की है। इंडेक्सेशन का चार्ट हमको याद नहीं रखना है, हालांकि यहाँ भी दिया है, आपने भी क्वेश्चंस किए होंगे, उस पर पढ़ा होगा। अब अगर एसेट एक्वायर्ड है प्रायर टू 2001, एज वी सेड द कॉस्ट इज रिप्लेस्ड बाय द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001 एट द चॉइस ऑफ द एसएससी। If the asset is acquired prior to 2001, then and if the asset is acquired by the assessee or the previous owner prior to 2001, then the cost is replaced
by the fair market value of 2001 at the option of the assessee. तो मैं उसको ऐसे फॉर्मूला में पुट अप करता हूँ कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001 विच एवर इज हायर कर लो आप, वो वैल्यू आपकी कॉस्ट हो जाएगी और फिर 2001 से उसको आगे इंडेक्स कर दो टेकिंग द डिनोमिनेटर एज 100. कुछ केसेस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को प्रीवियस ओनर की फेयर मार्केट, कुछ केसेस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001 से रिप्लेस नहीं किया जाता है, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोविजन नहीं अट्रैक्ट होता है. सेल्फ जनरेटेड असेट्स दैट इज गुडविल, नो हाउ, कॉपीराइट, पेटेंट्स एक्सेट्रा, उनके केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील ली जाती है और उन केसेस में इवन वी डोंट सब्स्टिट्यूट द कॉस्ट विद द मार्केट वैल्यू ऑफ 2001. डेप्रिशिएबल असेट्स के केस में अगेन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज नॉट रिप्लेस्ड बाय द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001. हालांकि कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा या नहीं, पर इट इज बीन क्लेरिफाइड इन द नोट्स कि बोनस शेयर्स में कॉस्ट विल बी सब्स्टिट्यूटेड विद फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001, राइट्स इशू में कॉस्ट विल बी सब्स्टिट्यूटेड विद फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001. ऑब्वियसली मैं उसी सर्कमस्टेंस की बात कर रहा हूँ जहां पर ये असेट हमने एक्वायर किया है 2001 से पहले, असेसी या प्रीवियस ओनर ने इस असेट को एक्वायर किया है 2001 से पहले. अब अगली चीज आती है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का भी हमें डिडक्शन मिलता है व्हाइल कंप्यूटिंग द कैपिटल गेन. कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बेसिकली ऐसा खर्चा होता है जिससे असेट का वैल्यू एडिशन होता है, ऐसा खर्चा जिससे असेट की यूटिलिटी, वैल्यू, लाइफ बढ़ती है, वो खर्चा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है. एनी एक्सपेंडिचर जो एडिशन या अल्ट्रेशन आपने असेट में किए हैं जो कैपिटल नेचर के हैं, जिससे असेट की वैल्यू, यूटिलिटी, लाइफ वगैरह बढ़ी है, वो खर्चे बेसिकली कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हैं. वो खर्चे असेसी ने किए हैं तो भी उसका डिडक्शन मिलेगा, और वो अगर प्रीवियस ओनर ने किए हैं तो भी उसका डिडक्शन मिलेगा. प्रीवियस ओनर शब्द को हमें याद रखना है. प्रीवियस ओनर इज बेसिकली द प्रीवियस ओनर कवर्ड अंडर सेक्शन 49(1), दैट इज जहां पर प्रीवियस ओनर से हमको गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस या फिर एग्जम्प्टेड ट्रांसफर वगैरह में असेट मिला है, वो वाले सर्कमस्टेंस की हम बात कर रहे हैं. तो अगर उसने भी खर्चा किया था गिफ्ट देने से पहले तो वो भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का हिस्सा हो जाएगा. अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा. अगर असेट 2001 से पहले एक्वायर किया था असेसी या प्रीवियस ओनर ने, तो हमें पता है कि कॉस्ट इज सब्स्टिट्यूटेड विद द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001. तो क्योंकि 2001 की वैल्यू पर हम ऑलरेडी असेट को ला चुके हैं, इसलिए अब हम कॉस्ट को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे विद द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001, क्योंकि हम ऑलरेडी 2001 तक असेट को वैल्यू कर चुके हैं, उसकी मार्केट वैल्यू को कंसीडर कर चुके हैं, इसलिए कॉस्ट विल नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड विद फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ, इसलिए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट प्रायर टू 2001 शैल बी इग्नोर्ड. दूसरी बात है, अगर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का डिडक्शन ऑलरेडी आपको किसी हेड में लाइक हाउस प्रॉपर्टी या बिजनेस प्रोफेशन में मिल चुका है, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का डिडक्शन वापस से यहां पर नहीं मिलेगा. कैपिटल गेन में डबल डिडक्शन नहीं मिलेगा. So that is another aspect which is there. If you have already claimed cost of improvement, then वापस से आपको डिडक्शन उसका नहीं मिलेगा. अगली चीज आती है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन द केस ऑफ गुडविल ऑफ अ बिजनेस, राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस, प्रोसेस आर्टिकल और थिंग, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और एनहांस्ड कंपनसेशन. बेसिकली यहाँ जो केसेस दिए हैं मेजरली उसमें केसेस कवर होते हैं ऑफ सेल्फ जनरेटेड असेट्स. तो लाइक गुडविल ऑफ अ बिजनेस, राइट टू मैन्युफैक्चर, राइट टू कैरी ऑन बिजनेस, इन सब में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा. और कंपलसरी एक्विजिशन का भी केस दिया है जिसमें एनहांस्ड कंपनसेशन के केस में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा. तो ये क्लियर कट बात है, अपने सामने दी गई है. एक छोटा सा पॉइंट और लिखा है, इन केस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इज प्रायर टू 2001 सेम शैल बी इग्नोर्ड. 2001 के पहले की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इग्नोर की जाएगी, भले ही कॉस्ट हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड विद फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001 और नॉट. हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं ना कॉस्ट को फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001 से, तो हो सकता है कि वो सब्स्टिट्यूशन नहीं किया. इट इज पॉसिबल बिकॉज कई बार क्या होता है कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001 जो है इट इज अ लोअर फिगर, तो हम ओरिजिनल कॉस्ट ही ले लेते हैं. तो ओरिजिनल कॉस्ट ही आपने लियो भले, तो भी ऐसी परिस्थिति में हम लोग सब्स्टिट्यूशन ऑफ कॉस्ट विद द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001 करें या नहीं करें, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट प्रायर टू 2001 को इग्नोर किया जाएगा. कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमारी आ गई. अगर कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का भी इंडेक्सेशन होगा. वही फॉर्मूला है,
ऑलमोस्ट वही फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। तो जब इंप्रूवमेंट किया तब से टिल द ईयर ऑफ ट्रांसफर तब तक का हम इंडेक्सेशन करेंगे ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो ये छोटी सी और बात हो जाती है एंड इसके साथ हमारा बेसिक कैपिटल गेन हम कह सकते हैं कंप्यूट हो जाता है। दैट इज हाउ टू कैलकुलेट द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, द एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये सब करके कैपिटल गेन निकल गया। अब ये जो भी कैपिटल गेन हमारा निकला, इट इज सब्जेक्ट टू एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 54 टू 54H। ये जो 54 टू 54H वाले एग्जम्पशंस हैं, इनको हम ध्यान से समझ लेते हैं। जो भी हमारा मेहनत करके कैपिटल गेन निकला, इस कैपिटल गेन में से ये एग्जम्पशंस हमको मिलते हैं। तो पहले तो मेहनत करके हमको कैपिटल गेन का फिगर अराइव करना है और फिर वो जो मेहनत करके फिगर अराइव हुआ उसमें से हमको 54 टू 54F वाले एग्जम्पशंस मिलेंगे। एक एक करके हम एग्जम्पशन को समझते हैं। सबसे पहला हम एग्जम्पशन लेते हैं सेक्शन 54। इसको पॉपुलरली हम लोग कहते हैं घर बेच के घर खरीदने वाला एग्जम्पशन है। तो RH टू RH, पुराना रेसिडेंशियल हाउस आपने ट्रांसफर किया और वो ट्रांसफर करके नया रेसिडेंशियल हाउस आपने परचेज या कंस्ट्रक्ट किया, तो आपको सेक्शन 54 का एग्जम्पशन मिलता है। अब सेक्शन 54 में एलिजिबल असेसी इज इंडिविजुअल HUF, ओनली इंडिविजुअल HUF इज एलिजिबल। पुराना असेट आपको क्या बेचना है? यू हैव टू सेल अ रेसिडेंशियल हाउस और अ लैंड अपॉर्टमेंट देयर टू। इन अदर वर्ड्स, यू हैव टू सेल अ बिल्डिंग और अ बिल्डिंग प्लस लैंड। या तो घर बेच दो या घर और उसके साथ जुड़ी हुई जमीन बेच दो। सिर्फ जमीन बेचने पर 54 नहीं मिलता है। यू हैव टू सेल अ रेसिडेंशियल हाउस और अ लैंड अपॉर्टमेंट देयर टू। घर और घर के साथ जुड़ी हुई जमीन ये बेचना है आपको, वो भी दुकान नहीं, रेसिडेंशियल हाउस। ये पुराना असेट लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होना चाहिए। यह बेच के आपको नया रेसिडेंशियल हाउस या तो परचेज करना है या कंस्ट्रक्ट करना है। ईदर परचेज और कंस्ट्रक्ट वन रेसिडेंशियल हाउस। एक ही घर खरीदने पे एग्जम्पशन मिलेगा। तो पुराना घर बेचकर आपको नया घर खरीदना है और नए भी 2-4 घर नहीं खरीदने हैं, नए भी एक घर खरीदना है, एक घर ही खरीदना है। एक से ज्यादा घर खरीदा तो एग्जम्पशन एक ही घर पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यू हैव टू परचेज और कंस्ट्रक्ट अ रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया। नया घर कहाँ परचेज और कंस्ट्रक्ट करना है? इंडिया में। इंडिया के बाहर अगर नया घर परचेज कंस्ट्रक्ट कर लिया तो वो हाउस एलिजिबल नहीं रहेगा। ये भी क्लियर कट बात दी हुई है। अब वैसे देखिए, यहाँ एक घर की बात है, यू हैव टू परचेज और कंस्ट्रक्ट वन रेसिडेंशियल हाउस, पर एक एग्जम्पशन उन्होंने और दिया है और वो है कि अगर आपका कैपिटल गेन का फिगर 2 करोड़ तक है, पुराना घर बेचा और वो बेचकर अगर आपको जो कैपिटल गेन हुआ है वो कैपिटल गेन 2 करोड़ तक है, तो ऐसी परिस्थिति में आप एक की जगह 2 रेसिडेंशियल हाउस खरीद सकते हैं वंस इन अ लाइफ टाइम। मतलब जीवन में आपको सिर्फ एक बार ये मौका दिया गया है कि अगर पुराना घर बेचकर आपको कैपिटल गेन हुआ है और वो 2 करोड़ तक का है, तो पुराना घर बेचकर नए 2 घर खरीद सकते हैं। जनरली फैमिली पार्टीशन जैसा अरेंजमेंट कभी हो सकता है कि पुराना घर बेचा और पिताजी और 2 बच्चे थे, उनके लिए उन्होंने घर खरीदना है, तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो सकता है। उसके अंतर्गत एक घर बेच के 2 घर खरीदे जा सकते हैं। बट ऑब्वियस कंडीशन गिवन हियर इज दैट द कैपिटल गेन शुड नॉट बी मोर देन 2 crores एंड वन मोर थिंग दैट दिस इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम प्रपोजिशन विच इज देयर। अब आपको पुराना घर बेच के नया घर परचेज और कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में घर की कॉस्ट तो आएगी ही, साथ में जो लैंड खरीदा वो कॉस्ट भी एलिजिबल रहेगी। तो नया घर खरीदने के लिए आपने कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो लैंड खरीदा उसकी भी कॉस्ट प्लस साथ में कंस्ट्रक्शन की भी कॉस्ट, ये सब मिलाकर आपको सेक्शन 54 में एलिजिबल रहेगा। नया घर खरीदने का डेडलाइन आप देखिए कब तक है। पुराना घर बेचा उससे विदिन 1 year प्रायर एंड 2 years सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो जब बेचा उससे 1 साल पहले या 2 साल बाद तक नया घर खरीद सकते हैं। और कंस्ट्रक्ट करने की जो डेडलाइन है वो है 3 साल। तो डेट ऑफ ट्रांसफर से 3 साल के अंदर नया घर आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दैट इज द डेडलाइन विच इज गिवन। नया घर परचेज और कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसको कितने साल तक रखना पड़ेगा? नया घर परचेज और कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसको मिनिमम 3 साल तक रखना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई कॉल इट एज ए लॉक इन पीरियड। तो नए घर का लॉक इन पीरियड है 3 years
जब भी आपने नया घर खरीदा या कंस्ट्रक्ट किया, वहां से 3 साल के अंतर्गत आपको नए घर को ट्रांसफर नहीं करना है। नए घर में इन्वेस्ट क्या करना है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। नए घर में आपको इन्वेस्ट करना है सिर्फ कैपिटल गेन। यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट द फुल कंसिडरेशन, द सेल कंसिडरेशन। व्हाट यू हैव टू इन्वेस्ट इज ओनली द कैपिटल गेन। अगर आपने कैपिटल गेन इन्वेस्ट कर दिया तो आपका कैपिटल गेन एग्जम्प्ट रहेगा। अगर आपने कैपिटल गेन इन्वेस्ट नहीं किया तो जितना इन्वेस्ट किया उतना आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद अगली चीज आती है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। सेक्शन 54 में देयर इज अ कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम एंड इट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 54 कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम कि जो भी पुराना घर आपने बेचा है उस घर को बेचकर कैपिटल गेन या तो आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कर दो या डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक नए घर में इन्वेस्ट कर दो। जो मैं कह रहा हूं मैं बहुत प्रिसाइज हूं, उसको उतने प्रिसीशन से याद रखना। पुराना घर बेचा या तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा कर दो या फिर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक नए घर में इन्वेस्ट कर दो। और दोनों भी थोड़ा थोड़ा कर सकते हो, मतलब कुछ पैसा नए घर में इन्वेस्ट कर दिया और अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, और कुछ पैसा जमा कर दिया कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। क्योंकि आपको 2 से 3 साल का समय है कंस्ट्रक्शन परचेस के लिए, तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है फॉर द टाइम बीइंग इस पैसे को पार्क कर दो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, पैसा जमा कर दो, बाद में जो ओरिजिनल डेडलाइन है उसमें मकान परचेस कंस्ट्रक्ट कर लेना। अगर पहले ही आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के पहले ही आपने अगर नए घर में इन्वेस्ट कर दिया फिर तो कोई चिंता की बात है ही नहीं, पर नहीं किया तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कर देना। ये एक बात है जो ऑलमोस्ट हर सेक्शन में आती है। अगली बात आती है रीटैक्सेबिलिटी। तो अगर आपने नए घर में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, बाद में आपने नए घर को विदिन 3 इयर्स सेल कर दिया, जो नया घर है उसको 3 साल तक रखना है, 3 साल के पहले अगर आपने नए घर को बेच दिया तो कैपिटल गेन जो एग्जम्प्ट हुआ था वो नए घर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, जो भी कैपिटल गेन पहले एग्जम्प्ट हुआ था वो नए घर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात और आती है और वो ये है कि अगर आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा कर दिया पर उस पैसे को बाद में यूज नहीं किया, तो ऐसी परिस्थिति में एट द एक्सपायरी ऑफ 3 इयर्स, जब 3 साल का समय खत्म हो जाएगा कैपिटल गेन अकाउंट का प्रिस्क्राइब टाइम, तब आपको एट द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड वो अमाउंट आपकी इनकम मान लिया जाएगा। इट वुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। तो ये भी एक प्रोपोजिशन है जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो यहाँ पर दी हुई है। अब ये है सेक्शन 54। उसके बाद आता है सेक्शन 54F। काफ़ी हद तक मिलता जुलता सेक्शन। सेक्शन 54F ये कहता है कि अगर आप कोई अदर असेट सेल करते हैं अदर देन अ रेसिडेंशियल हाउस, सो इट कैन बी अ लैंड, it can be a shop, it can be jewelry, it can be shares, it can be bonds, mutual funds, whatever। आपने कोई भी कैपिटल असेट बेचा अदर देन अ रेसिडेंशियल हाउस और नया रेसिडेंशियल हाउस खरीदा, तो आपको सेक्शन 54F का एग्जम्पशन मिल सकता है। तो बहुत ही सिंपल बात यह है कि 54 में घर बेच के घर खरीदने पर एग्जम्पशन है, 54F में अदर कैपिटल असेट बेचकर घर खरीदने पर एग्जम्पशन है। ना यहाँ पर प्रोविजन ये है दैट द एलिजिबल असेसी इज इंडिविजुअल HUF, केवल इंडिविजुअल HUF के लिए एग्जम्पशन है। व्हाट यू हैव टू ट्रांसफर, व्हाट इज द ओल्ड असेट टू बी ट्रांसफर्ड इज एनी कैपिटल असेट अदर देन अ रेसिडेंशियल हाउस। सो यू कैन ट्रांसफर एनी कैपिटल असेट एज आई सेड, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर और शेयर्स, ज्वेलरी, व्हाटएवर, एंड अदर देन अ रेसिडेंशियल हाउस, उसको आप ट्रांसफर कर दो। द ओल्ड असेट शुड बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, ऑब्वियसली दैट इज अ प्राइमरी कंडीशन। लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट था पुराना असेट जिसको आपने ट्रांसफर किया और ट्रांसफर करके आपने नया रेसिडेंशियल हाउस परचेज और कंस्ट्रक्ट किया। अगेन द लैंग्वेज इज सेम, यू हैव टू परचेज और कंस्ट्रक्ट वन रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया। तो या तो परचेज कर लो या कंस्ट्रक्ट कर लो, और एक की ही बात है, 2 के लिए एग्जम्पशन नहीं है। वन रेसिडेंशियल हाउस इज ओनली एलिजिबल। यहाँ पर वो वैसा भी नहीं 2 करोड़ वाला जो क्लॉज था, तो यहाँ पर एक ही खरीदना है, एक से ज्यादा नहीं खरीदना है। So you have to purchase or construct one residential house, और जो खरीद रहे हो कंस्ट्रक्ट कर रहे हो that should be in India। अगर आपने नया रेसिडेंशियल हाउस इंडिया के बाहर परचेज कंस्ट्रक्ट किया तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अब
यहाँ पर अगली चीज और आती है, परचेज और कंस्ट्रक्ट का डेडलाइन वही है। नया रेसिडेंशियल हाउस अगर आपको परचेज करना है तो परचेज करने का डेडलाइन है 1 ईयर प्रायर एंड 2 ईयर सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ ट्रांसफर, और कंस्ट्रक्शन करने का डेडलाइन है विद इन 3 ईयर्स ऑफ द डेट ऑफ ट्रांसफर, वही जो सेक्शन 54 का डेडलाइन है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बतला देता हूँ कि 54 में तो क्या होता है कि अगर आपको उन्होंने कहा एक घर खरीदना है, आपने एक से ज्यादा घर खरीद लिया, 2 खरीद लिए, 54 ये कहता है कि चलो कोई बात नहीं, 2 खरीद लिए, एक का ही एग्जम्पशन देंगे। 54F बहुत ही स्ट्रिक्ट सेक्शन है और यहां पर ऐसा 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस दी गई है। एक कंडीशन है इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट ऑफ ट्रांसफर, जब आपने पुराना असेट ट्रांसफर किया, तो पुराना आपने लैंड या ज्वेलरी जो भी ट्रांसफर किया, जिस दिन आपने पुराना असेट ट्रांसफर किया उस दिन you should own not more than 1 residential house other than the new house। तो जो नया घर खरीदने की बात है उसको छोड़ के आपके पास एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज पे ध्यान दो, नए घर को छोड़ दो, उसके अलावा आपके पास एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। और फिर अगली चीज आती है सब्सिक्वेंट 2 साल 3 साल का जो ड्यूरेशन है, जिसमें अपने को एक घर खरीदना कंस्ट्रक्ट करना है, उस ड्यूरेशन में अपने को एक ही घर खरीदना है कंस्ट्रक्ट करना है। अगर हमने सेकेंड हाउस खरीद लिया या कंस्ट्रक्ट कर लिया तो हमारा अच्छा भला मिला हुआ एग्जम्पशन हमको रिवोक हो जाएगा। तो मतलब दूसरा घर खरीदने का इंपैक्ट ये होगा कि पहले घर पे भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ये 54F की खासियत है। यहाँ पे कंडीशन है कि डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन आपके पास एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए अदर देन द न्यू हाउस, और सब्सिक्वेंटली विद इन 2-3 ईयर्स जो भी डेडलाइन है उसमें you have to purchase or construct only 1 residential house, and if you purchase or construct a second residential house you will not get the exemption even in respect of the first house। तो आपका अच्छा भला मिला हुआ एग्जम्पशन रिवोक और कैंसिल हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। नए घर को आपको परचेज कंस्ट्रक्ट करना है, उसको कितने समय तक रखना है? ऑब्वियसली सभी सेक्शन में लॉक इन पीरियड होता है 3 इयर्स, तो नए घर को आपको 3 साल तक रखना है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नए घर में इन्वेस्ट कितना करना है। Here the language of section 54F is more harsh, क्योंकि यहाँ पर एसएससी से ये एसएससी को एक कंपेल किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आप नए घर में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें। तो अगर आपका सेल कंसिडरेशन 1 करोड़ है और कैपिटल गेन 40 लाख है, 54 तो ये कहता था सिर्फ 40 लाख इन्वेस्ट करो, पर 54F ये कहता है कि पूरा 1 करोड़ इन्वेस्ट करो। अगर आप पूरा नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट कर दोगे तो आपका कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा, पर अगर आप कम अमाउंट इन्वेस्ट करोगे तो प्रोपोर्शनेट आपको एग्जम्पशन मिलेगा। तो मान लो 1 करोड़ का आपका सेल कंसिडरेशन है, 1 करोड़ इन्वेस्ट करो तो आपको 40 लाख का जो कैपिटल गेन है वो एग्जम्प्ट होगा। 1 करोड़ इन्वेस्ट करोगे तो 40 लाख एग्जम्प्ट होगा कैपिटल गेन, पर अगर आपने से 70 लाख इन्वेस्ट किया तो उस प्रोपोर्शन में आपको एग्जम्पशन निकाल लिया जाएगा, एंड ओनली टू दैट एक्सटेंट यू विल गेट द एग्जम्पशन। To that extent you can say 54 is a better section, जहाँ पर आपको सिर्फ कैपिटल गेन इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसके अलावा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम यहाँ भी है, यहाँ भी ऐसा ही लॉ में दिया गया है कि या तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक नए घर में इन्वेस्ट कर दो, या फिर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा कर दो, तो ही आपको एग्जम्पशन मिलेगा। अगेन यहाँ रीटैक्सेबिलिटी का क्लॉज है, तो 3 क्लॉजेज हैं। पहला क्लॉज है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा किया और उसे यूज नहीं किया तो जब 3 साल का पीरियड एक्सपायर होगा उस साल वो रीटैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा है अगर नए घर को आपने 3 साल के लॉक इन पीरियड में ट्रांसफर कर दिया तो ऐसी परिस्थिति में कैपिटल गेन एग्जम्प्ट अर्लियर विल बिकम रीटैक्सेबल। अब यहाँ 54 और 54F में अंतर ये है कि 54 में ये होता है कि नए घर को अगर आपने 3 साल में ट्रांसफर कर दिया तो कैपिटल गेन एग्जम्प्ट अर्लियर नए घर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस हो जाता है, जबकि 54F में ये होता है कि कैपिटल गेन एग्जम्प्ट अर्लियर अलग से टैक्सेबल होगा और नए घर को बेचने का कैपिटल गेन अलग से मिल लगेगा। तो यहाँ 2 कैपिटल गेन निकल जाएंगे। पहले जो एग्जम्प्ट हुआ था वो तो अलग से टैक्सेबल हो ही जाएगा और नए घर वाला जो कैपिटल गेन है वो अलग से टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद अगली चीज आती है अगर एसएससी ने एक से ज्यादा रेसिडेंशियल हाउस परचेज या कंस्ट्रक्ट कर लिया, दैट इज सेकेंड हाउस परचेज या कंस्ट्रक्ट कर लिया। जैसा मैंने कहा एक ही घर खरीदना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो एक से ज्यादा घर कंस्ट्रक्ट या परचेज कर लिया
तो जो सेकेंड हाउस परचेज और कंस्ट्रक्ट किया है, जैसे ही सेकेंड हाउस परचेज कंस्ट्रक्ट किया, फर्स्ट हाउस का मिला हुआ एग्जम्पशन रिवोक हो जाएगा। इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द ईयर जब आपने सेकेंड हाउस खरीदा। तो ये यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपको एक से ज़्यादा घर नहीं खरीदना है, कंस्ट्रक्ट करना है। जो 54 में थोड़ा चल जाता था कि वहाँ तो एक से ज़्यादा खरीद भी लिया तो भी एक पे तो मिल ही जाता था, या कुछ केसेस में 2 करोड़ तक के कैपिटल गेन में तो 2 भी खरीद सकते थे। 54F बहुत हार्श है और वो तो कहता है सिर्फ एक ही आपको रेसिडेंशियल हाउस परचेज और कंस्ट्रक्ट करना है। सेक्शन 54B अब अगला सेक्शन आता है। एज पर द सेक्शन 54B, the assessee what he has to do is he has to transfer an agricultural land or and he has to purchase another agricultural land। तो बगीचा मैं उसको कहता हूँ, बी मतलब बगीचा, तो बगीचा बेचो एग्रीकल्चरल लैंड, और बगीचा बेचकर बगीचा खरीद लो, तो 54B का एग्जम्पशन मिलता है। यहाँ पर हु इज द एलिजिबल असेसी इज द इंडिविजुअल और द पेरेंट ऑफ दिस इंडिविजुअल एंड द HUF। इंडिविजुअल HUF इज द एलिजिबल असेसी इन दिस सेक्शन। अब यहाँ पर व्हाट यू हैव टू ट्रांसफर, पुराना असेट क्या बेचना है आपको, यू हैव टू सेल अ रेसिडेंशियल, यू हैव टू सेल एन एग्रीकल्चरल लैंड। पुराना एग्रीकल्चरल लैंड आपने बेचा। ऑब्वियसली इट इज सो ऑब्वियस कि ये जो पुराना एग्रीकल्चरल लैंड है इट शुड बी एन अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। अगर आप पुराना रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बेचोगे तो उसके ऊपर आपको एग्जम्पशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड तो वैसे ही एग्जम्प्ट होता है। तो इट इज क्वाइट एन ऑब्वियस कंडीशन कि पुराना जो आपको ट्रांसफर करना है वो है एक अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड जो असेसी या उसके पेरेंट्स पिछले 2 साल से यूज कर रहे थे। असेसी या उसके पेरेंट्स पिछले 2 साल से एक एग्रीकल्चरल लैंड यूज कर रहे थे, असेसी ने उसको ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करके असेसी ने नया एग्रीकल्चरल लैंड खरीद लिया। ये नया एग्रीकल्चरल लैंड रूरल भी हो सकता है, अर्बन भी हो सकता है। पुराना अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड ट्रांसफर किया और ये ट्रांसफर करके नया एग्रीकल्चरल लैंड विच में भी रूरल और अर्बन वो असेसी ने खरीद लिया। नाउ ये जो नया एग्रीकल्चरल लैंड हमको खरीदना है, ये खरीदने की एक डेडलाइन है एंड यू हैव टू परचेज इट विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। पुराना एग्रीकल्चरल लैंड जो आपने ट्रांसफर किया उससे विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर आपको नया एग्रीकल्चरल लैंड परचेज करना है। एंड जो भी नया एग्रीकल्चरल लैंड हमने परचेज किया उस नए एग्रीकल्चरल लैंड को हमें 3 साल तक रखना है। द लॉक इन पीरियड ऑब्वियसली इज 3 years। उसके अलावा इनफैक्ट व्हाट वी हैव टू इन्वेस्ट इन दी एग्रीकल्चरल लैंड, मतलब कैपिटल गेन लगाना है या सेल कंसिडरेशन लगाना है, तो मैं आपको एक गोल्डन प्रिंसिपल ये देता हूँ कि सिर्फ सेक्शन 54F में ऐसा है कि आपको सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना पड़ता है। बाकी सभी सेक्शन में व्हाट यू हैव टू इन्वेस्ट इज ओनली दी कैपिटल गेन। जितने हम पढ़ रहे हैं इंटर लेवल पे उन सब की बात कर रहा हूँ, तो उनमें से केवल सेक्शन 54F एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे व्हाट यू हैव टू इन्वेस्ट इज दी नेट कंसिडरेशन। तो 54 में व्हाट यू हैव टू इन्वेस्ट इज कैपिटल गेन। 54B जो अपन सेक्शन पढ़ रहे हैं उसमें व्हाट यू हैव टू इन्वेस्ट इज ओनली दी कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन इन्वेस्ट कर दिया तो कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा, कम अमाउंट इन्वेस्ट किया तो जितना इन्वेस्ट किया उतना एग्जम्प्ट हो जाएगा। फिर यहाँ भी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है, तो या तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक नया एग्रीकल्चरल लैंड परचेज कर लो, या फिर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा कर दो और बाद में फिर नया एग्रीकल्चरल लैंड खरीद लेना। अगली चीज आती है रीटैक्सेबिलिटी। तो इट इज सेम एज सेक्शन 54, दैट इज अगर आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा कर दिया और बाद में आपने उस पैसे को यूज नहीं किया तो एट द एक्सपायरी ऑफ 2 years आपका कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का बैलेंस जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा, इट विल बी रीटैक्सेबल। या फिर आपने न जो नया लैंड खरीदा था वो नए लैंड को आपने एग्रीकल्चरल लैंड को 3 साल के लॉक इन पीरियड में सेल कर दिया, तो ऐसी परिस्थिति में अच्छा भला जो कैपिटल गेन पहले एग्जम्प्ट हुआ था वो अब रीटैक्सेबल होगा। कैसे रीटैक्सेबल होगा, उसको नए असेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कर देंगे, जैसा हम सेक्शन 54 में करते थे। तो 54 वाली स्टाइल ही यहाँ पर चल रही है कि कैपिटल गेन एग्जम्प्ट अर्लियर नए असेट की कॉस्ट में से माइनस कर दिया जाएगा। उसके बाद अगला प्रपोजिशन आता है सेक्शन 54D। सेक्शन 54D को मैं कहता हूँ दादागिरी। व्हाट हैपन्स हियर इन सेक्शन 54D इज असेसी, जो कि कोई भी असेसी हो सकता है, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, कंपनी फॉर्म,
असेसी, असेसी का एक लैंड है या बिल्डिंग है विच इज एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, इसका कंपल्सरी एक्विजिशन हो चुका है. देयर इज अ लैंड और बिल्डिंग और बोथ एंड इट इज अंडर कंपल्सरी एक्विजिशन. अब ये जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ, दिस वाज बीइंग यूज्ड बाय द असेसी फॉर रनिंग हिज बिजनेस फॉर 2 years. 2 साल से असेसी बिजनेस कर रहा था. देखिए सभी सेक्शन में डेडलाइन 2 साल ही है, कहीं ना कहीं आप 54 से चालू कीजिए. यहाँ पर घर बेचने की बात है तो घर एक हम कह सकते हैं इट इज़ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो 2 साल का ही पीरियड होता है लॉन्ग टर्म के लिए. इसी प्रकार से 54F में भी करीब करीब 2 साल का ही पीरियड होता है. हालांकि वहाँ शेयर्स वगैरह में 12 महीने भी हो सकता है, तो लॉन्ग टर्म असेट होगा तो ही 54F अट्रैक्ट होगा. 54B में भी 2 साल का ही पीरियड है, पुराना असेट 2 साल से यूज़ कर रहे थे. और 54D में भी 2 साल का ही पीरियड है कि जो पुराना अंडरलाइंग असेट है वो आप 2 साल से इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग यूज़ कर रहे थे. तो पुरानी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग थी, 2 साल से आप उसे चला रहे थे, अब उसका कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया है. तो ऐसी परिस्थिति में आपको सेक्शन 54D का एग्जम्पशन मिलेगा और 54D के अंतर्गत यू कैन परचेज और कंस्ट्रक्ट अनदर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. तो पुरानी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एक्वायर हो गई, उस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के एक्विजिशन पर आप एक नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को परचेज और कंस्ट्रक्ट कर लो, आपको सेक्शन 54D का एग्जम्पशन मिल जाएगा. नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को परचेज और कंस्ट्रक्ट करने का डेडलाइन है 3 साल. पुरानी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग उसका कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ, नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग विद इन 3 years आप सेटअप कर लो, यू विल गेट द एग्जम्पशन अंडर 54D. एंड नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का लॉकिंग पीरियड है 3 साल. 3 साल के लॉकिंग पीरियड में नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग आपको ट्रांसफर नहीं करनी है. फिर उसके अलावा अगली बात आती है कि जो भी कैपिटल गेन आपको हुआ है वही आपको इन्वेस्ट करना है. यू हैव टू इन्वेस्ट ओनली द कैपिटल गेन, नॉट द सेल कंसिडरेशन. कैपिटल गेन इन्वेस्ट किया तो कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होगा, कम अमाउंट इन्वेस्ट किया तो जितना इन्वेस्ट किया उतना एग्जम्पशन मिलेगा. देन कम्स द कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम. जैसा सेक्शन 54 में थी वैसी ही यहाँ कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है. दैट इज डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक या तो नया असेट खरीद लो, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एस्टैब्लिश कर लो, या फिर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा कर दो, अभी एग्जम्पशन ले लो और बाद में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेटअप कर लेना. फिर अगर आपने 3 साल के लॉक इन पीरियड में नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को ट्रांसफर कर दिया तो कैपिटल गेन एग्जम्प्ट अर्लियर को नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कर दिया जाएगा. और अगर आपने 3 साल के लॉक इन पीरियड अगर आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा कर दिया बाद में यूज नहीं किया तो अच्छा भला जो एग्जम्पशन मिला था दैट एग्जम्पशन विल बिकम रीटैक्सेबल. तो वैसी ही बात हो जाएगी जैसा सेक्शन 54 में होता है. अब अगला और आखिरी सेक्शन आता है सेक्शन 54EC. 54 यहाँ लिखा है मेरे नोट्स में, पर उसको हटा सकते हैं क्योंकि दैट सेक्शन इज नाउ अबॉलिश्ड. तो सेक्शन 54EC. एज पर सेक्शन 54EC, who is eligible assessee is all assessees, individual HUF, AOP, BOI, company firm. But the only thing is what you have to transfer is a land or building or both. तो एक कोई भी assessee है, उन्होंने लैंड या बिल्डिंग या दोनों ट्रांसफर किया. ये ट्रांसफर करके उनको खरीद, इनफैक्ट ये जो ट्रांसफर किया ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए. असेसी के पास एक लैंड बिल्डिंग और लैंड एंड बिल्डिंग है और असेसी ने जो कि ये लॉन्ग टर्म असेट है इसको ट्रांसफर किया. ट्रांसफर करके असेसी को खरीदना है बॉन्ड्स. ही हैज टू परचेज द बॉन्ड्स ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI या REC के बॉन्ड्स में सब्सक्राइब करना है उनको. दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ 54EC. और ये जो बॉन्ड्स आपको खरीदना है इसका डेडलाइन है केवल 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर. तो पुराना लैंड और बिल्डिंग आपने ट्रांसफर किया, ये ट्रांसफर करके आपने विद इन 6 months बॉन्ड्स खरीद लिए ऑफ द NHAI और REC. ये अगर आप कर लेते हो तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा. एग्जम्पशन जो मिलेगा वो मिलेगा अगर आप कैपिटल गेन इन्वेस्ट करते हो. अगेन यहाँ आपकी कंडीशन है कि आपको सिर्फ कैपिटल गेन इन्वेस्ट करना है. यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट द नेट कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन. व्हाट यू हैव टू इन्वेस्ट इज ओनली कैपिटल गेन. और जो नए बॉन्ड्स आपने सब्सक्राइब किए उन नए बॉन्ड्स को 3 साल तक आपको रखना है. अब देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ. ये जो बॉन्ड्स है इनकी मैच्योरिटी होगी 5 साल बाद, ऐसा बॉन्ड्स की स्कीम में है. तो बॉन्ड्स की लाइफ है 5 साल, पर आपको उसको रखना है 3 साल के लिए. 3 साल बाद आप उसको बेच सकते हो.
तो ये चीज़ है, कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि साहब रखना 5 साल तक है या क्या। तो मैं एकदम क्लियर बात बता रहा हूँ कि रखना आपको 3 साल है, बॉन्ड्स की मैच्योरिटी जो है वो 5 साल की है। तो अगर अगली चीज़ आती है, यहाँ कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का कोई कंसेप्ट है क्या? यहाँ पर इन दिस सेक्शन देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, क्योंकि आपको सिर्फ 6 महीने में इन्वेस्ट करने की बात आती है, इसलिए अलग से उन्होंने कोई स्कीम का कंसेप्ट नहीं दिया। और एक आखिरी चीज बता देता हूँ, रीटैक्सेबिलिटी का क्लॉज, दिस इज सेम एज 54F। मतलब अगर आप जो NHAI और REC के बॉन्ड्स हैं उसे लॉक इन पीरियड 3 साल में बेच देते हैं तो अच्छा भला मिला हुआ एग्जम्पशन रिवोक हो जाएगा। तो जो कैपिटल गेन एग्जम्पशन मिला है वो अलग से रीटैक्सेबल होगा, रिवोक होकर अलग से रीटैक्सेबल होगा, और साथ में जो बॉन्ड्स को बेचने पर कैपिटल गेन है वो अलग से टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे 2 इनकम होगी, बॉन्ड्स को बेचने का कैपिटल गेन अलग से टैक्सेबल हो जाएगा और जो पहले एग्जम्पशन मिला है वो अलग से रिवोक हो जाएगा। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सेक्शन 54EC। 54EC में एक और इम्पॉर्टेंट बात है, और वो ये है कि इन्वेस्टमेंट पर यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन है, और रिस्ट्रिक्शन ये है कि व्हाट यू कैन इन्वेस्ट इन सेक्शन 54EC बॉन्ड्स इज मैक्सिमम 50 lakhs। 1 साल का कैपिटल गेन, इस साल का कैपिटल गेन, इस कैपिटल गेन में से मैं केवल 50 लाख का एग्जम्पशन ले सकता हूँ। तो इस साल में मेरे को जितने भी कैपिटल गेन हो, इन्वेस्टमेंट में 1 साल में करूँ या स्प्रेड कर दूँ 1 से ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर में, ऑफ कोर्स विद इन 6 months, तो मैं इन्वेस्टमेंट 1 साल में करूँ, 2 साल में करूँ, 2 फाइनेंशियल ईयर्स में स्प्रेड कर दूँ, या कैपिटल गेन मुझे 1 हो या 1 से ज़्यादा हो, इस 1 साल के एग्जम्पशन का फिगर कभी भी 50 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। तो मैं बहुत सिंपल कहता हूँ, फाइनेंशियल ईयर 19-20 का कंप्यूटेशन कर रहे हो आप, 19-20 में 54EC का एग्जम्पशन 50 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। भले ही आपने इन्वेस्टमेंट 1 से ज़्यादा कैपिटल गेन का किया हो, इन्वेस्टमेंट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में स्प्रेड आउट हो, कैसा भी, इस साल का कंप्यूटेशन में एग्जम्पशन का फिगर 50 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये एक बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा 54EC के बॉन्ड्स जो हैं वही बॉन्ड्स ATC में भी एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि डबल डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब अगर हमने उन बॉन्ड्स पर 54EC का एग्जम्पशन ले लिया है तो उन बॉन्ड्स पर ATC नहीं मिलेगा, और अगर हमने उस पर ATC का एग्जम्पशन ले लिया तो 54EC का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो ये एक और छोटी सी बात है, एक ही बॉन्ड्स पर या एक ही इन्वेस्टमेंट पे डबल इंसेंटिव नहीं मिलेगा। उसके अलावा एक आध छोटी मोटी बात और है, एक बात इनफैक्ट 54 to 54F में सभी सेक्शंस में आती है, और वो है इट इज डीलिंग विद द सिचुएशन ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। इन द केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन आपको कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है इन द ईयर इन विच द कंपनसेशन इज रिसीव्ड, ऐसा होता है। हालांकि कंपल्सरी एक्विजिशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो एग्जम्प्ट ही होता है, बाकी अगर कभी कंपल्सरी एक्विजिशन टैक्सेबल है तो अगर कंपल्सरी एक्विजिशन टैक्सेबल होता है, इट इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच द कंपनसेशन इज रिसीव्ड। अब कंपनसेशन जब मिला तब वो टैक्सेबल है, और तभी आप इन्वेस्ट भी कर पाओगे, मिला ही नहीं तो कैसे इन्वेस्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर 54H एक सेक्शन है जो कहता है कि जो भी सेक्शंस है सारे, उन सभी सेक्शंस में जो इन्वेस्टमेंट का टाइम है 2 years 3 years जो भी डेडलाइन है वो चालू होगी फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिट ऑफ कंपनसेशन इन द केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। जनरली डेडलाइन चालू होती है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, पर कंपल्सरी एक्विजिशन में डेडलाइन चालू होगी फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिट ऑफ द कंपनसेशन। ये 54H में कहा गया है। इसके साथ 54 के सारे एग्जम्पशंस हो जाते हैं। नाउ एक आखिरी सब्जेक्ट मैटर और आता है, इसके साथ हमारा प्रायोरिटी 1 ऑफ द कैपिटल गेन खत्म हो जाएगा, और ये है रेट ऑफ टैक्स। नाउ अंडर सेक्शन 54 to 54H, sorry I should correct myself, अंडर द कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स के रेट ऑफ टैक्स जो है वो मैं एक बार आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ, और खास तौर पे 112A को लेकर कई सारी बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इन जनरल एज सच शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट रहता है नॉर्मल, मतलब इट इज अ नॉर्मल इनकम। स्लैब रेट या कंपनी है तो कंपनी रेट जो भी है, जो भी आपकी नॉर्मल इनकम के टैक्स रेट है उस पर वो टैक्सेबल होती है। तो आपको जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, शेयर, सिक्योरिटीज में, इन जनरल उसका टैक्स रेट होता है नॉर्मल। उस पर चैप्टर 6A का भी डिडक्शन मिलता है,
वो बिल्कुल नॉर्मल इनकम रहती है, बेसिक एग्जम्पशन भी मिलता है, सब कुछ होता है। इन जनरल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट रहता है 20%। तो आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है लैंड बिल्डिंग वगैरह पे, उसका टैक्स रेट रहता है 20% फ्लैट। इसमें आपको चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलता है और बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट भी केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट HUF को मिलता है। उसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STT पेड जो होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STT पेड का रेट ऑफ टैक्स होता है 15%। इसके ऊपर आपको अगेन चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलता है और बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट भी केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट HUF को मिलता है। और फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन STT पेड का टैक्स रेट होता है 20%। बेसिकली STT पेड आपको पता है शेयर सिक्योरिटीज में ही होता है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन STT पेड का टैक्स रेट होता है 10% और अगेन इसमें चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलता है और बेसिक एग्जम्पशन का भी बेनिफिट जो है वो केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट HUF को मिलता है। तो बेसिक एग्जम्पशन केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट HUF को मिलता है, उसके अलावा चैप्टर 6A नहीं मिलता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन STT पेड में हियर अंडर दिस सेक्शन 112 इसमें 87A का रिबेट भी नहीं मिलता है। जो 5 लाख तक की इनकम होती है तो 5000 जो भी रिबेट होता है टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस, वो रिबेट भी नहीं मिलता है। और उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर इंडेक्सेशन भी नहीं मिलता है, ठीक है, भले ही कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है। तो ये अपने को बात ध्यान होनी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन STT पेड सेक्शन 112 और वो है ट्रांजिशनल प्रोविजन। आज से 2-3 साल पहले ऐसा होता था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन STT पेड फुल्ली एग्जम्प्ट होता था, पर 2018 में लॉ में अमेंडमेंट आया और उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन STT पेड को एग्जम्प्ट किया, बट ओनली अप टू ₹1 लाख, और 1 लाख के ऊपर का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन STT पेड होगा वो टैक्सेबल होगा। अब ये जो अमेंडमेंट आया जिसमें 2018 तक का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 2018 तक जो लॉ था वो ये था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन STT पेड एग्जम्प्ट होगा, पर बाद में लॉ अमेंड हो गया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन STT पेड 10% की रेट पे टैक्सेबल हो जाएगा, ऑफ कोर्स ओवर एंड अबव 1 लाख इन अ ईयर। अब क्योंकि ये टैक्सेबल हो गया तो कई लोगों के पास शेयर्स पड़े होंगे, उन शेयर्स में उनको नोशनल गेन हो चुका होगा। 2018 तक खरीदा था साहब 2013 में, तब 10 रुपये में खरीदा था, अब भाव 25 रुपये है। तो आज तक तो मेरे को सोचिए थी कि कैपिटल गेन तो एग्जम्प्ट हो जाएगा 10 रुपये से 25 रुपये का जो कमाया है, पर अब अमेंडमेंट आ गया। अमेंडमेंट के बाद कैपिटल गेन तो टैक्सेबल हो जाएगा शेयर्स अब बेचूंगा तो उन्होंने क्या किया, एक ट्रांजिशनल प्रोविजन दिया और उसमें जिस दिन अमेंडमेंट आया तब तक का जो कैपिटल गेन था उसकी ग्रैंड फादरिंग की, मतलब उसको बाहर कर दिया। तो वहां तक का जो भी गेन है उस पर आप टैक्स मत दो, आगे के गेन पर ही आपको टैक्स देना है। लोग ऐसा कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में कि जिस दिन अमेंडमेंट आया उन्होंने स्टॉक मार्केट को 0 पे वैल्यू कर दिया कि आज स्टॉक मार्केट 0 है। अब आज के बाद अगर प्रॉफिट होगा तो सरकार को भी टैक्स मिलेगा और आप भी कमाओगे, और आज के बाद अगर लॉस होता है तो सरकार को भी वो लॉस का सेट ऑफ देना पड़ेगा, आपको भी वो लॉस का बेनिफिट मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ ये ट्रांजिशनल प्रोविजन है। इस ट्रांजिशनल प्रोविजन को अगर मैं बहुत सिंपली कहूँ तो ये ट्रांजिशनल प्रोविजन कब लगेगा, ये समझो। ये ट्रांजिशनल प्रोविजन तभी लगेगा जब आपका अंडरलाइंग असेट है शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, जो STT पेड है, खरीदते समय और बेचते समय दोनों समय STT आपने पे किया है, इस पे जो कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म है, खरीदा था आपने इसको 31 जनवरी 18 के पहले और बेचा आपने 1 अप्रैल 18 के बाद। ये सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। अंडरलाइंग असेट शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हैं, STT पेड, लॉन्ग टर्म है कैपिटल गेन, खरीदा था आपने 31 जनवरी 18 के पहले, बेचा आपने 1 अप्रैल 18 या उसके बाद। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो आपको ये ट्रांजिशनल प्रोविजन लगेगा, ग्रैंड फादरिंग का कंसेप्ट लगेगा। और यहाँ क्या होगा कि आपकी रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाली जाएगी। वो रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 स्टेप्स में निकलेगी। स्टेप 1 फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2018 और सेल कंसिडरेशन, विच एवर इज लोअर, ये फिगर ले लो, ठीक है। तो फेयर मार्केट वैल्यू ले ली 31 जनवरी की और सेल कंसिडरेशन ले लिया, इसका लोअर फिगर ले लिया। ये फिगर लेने के बाद इसको एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कंपेयर कर लो, विच एवर इज हायर।
ये सब मैकेनिज्म करके आपकी रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलेगी और ये रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के हिसाब से अब आपका कैपिटल गेन निकाला जाएगा। ग्रैंडफादरिंग कंसेप्ट करके अब आपका कैपिटल गेन निकाला जाएगा। सिंपल रूल को मैं अगर कहूँ, मतलब रूल को प्रैक्टिकली और सिंपल वे में कहूँ तो 31 जनवरी तक का जो नोशनल प्रॉफिट है उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा, पर 31 जनवरी तक का जो नोशनल लॉस है जो बाद में सच में होने वाला है, आपको बेचते समय सच में हो गया, वो लॉस का सेट ऑफ मिलेगा। तो बहुत ही फेवर्ड प्रोविजन था। 31 जनवरी तक का जो नोशनल प्रॉफिट है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 31 जनवरी तक का जो नोशनल लॉस है, अगर बाद में आपको सच में हो गया शेयर्स बेचते समय, तो वो लॉस का आपको सेट ऑफ मिलेगा। ये इसकी थीम है ना, इसको समझो आप। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन STT पेड इज टैक्सेबल एट 10%। और 31 जनवरी की फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए यहाँ पर कुछ मैकेनिज्म है। हम इसको कहते हैं जस्ट फॉर रेफरेंस है, तो इसको मैं ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। आप चाहो तो इसको स्क्रीन को पॉज करके या तो पढ़ लेना, या नोट्स अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसकी लिंक है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोपोजिशन है कि मार्केट वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। एग्जाम में रेडीमेड आने वाली है, इसलिए अपने लिए चिंता नहीं है। एंड इसके साथ हम कह सकते हैं कि हमारा कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन का प्रायोरिटी 1 हो जाता है। अब इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस लेक्चर क्वाइट लेंथी, व्हाट आई डू इज आई टेक अ पॉज हियर एंड आई से दिस इज पार्ट 1 ऑफ द कैपिटल गेन्स रिवीजन। पार्ट 2 ऑफ द कैपिटल गेन्स रिवीजन में हम प्रायोरिटी 2 और 3 को एड्रेस करेंगे। सो राइट नाउ आई एम टेकिंग अ पॉज। मेरा हमेशा यही रिकमेंडेशन रहता है कि वीडियो जो भी है रिवीजन वीडियोस, उसको आप मल्टीपल टाइम्स देखें। आपके पास जो भी नोट्स हैं उसको ध्यान में रख के इसको पढ़ें। मेरे नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं आपको, और 2-3 रिविजन्स के बाद कोशिश करें कि खुद से प्रोविज़न को आप बोल सकें, तभी जाके हमें प्रोविज़न याद रहेगा, हम अप्लाई कर पाएंगे। सो राइट नाउ आई एम क्लोजिंग विथ इट। थैंक यू वेरी मच।